पिताजी जल्दी मत कीजिए, मुझे अपने छोटे भाई के साथ एक मैच खेलने दीजिए। जी फेयान ने उत्सुकता से अपने हाथों को रगड़ा, उसे इसे आजमाने की तीव्र इच्छा थी। जी शुवानतोग हंसते हुए डांटने लगी। तुम्हारी तो वाकई बहुत धृष्टता है, छोटे लोगों को परेशान कर रहे हो, है ना? जी फेयान ने अपना बचाव किया। छोटे भाई को कम मत समझना, ठीक है। लू चेंझो भी लड़ाई के लिए बेताब था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए एक मैच खेलते हैं। शी रुयू ने बीच में टोकने से खुद को नहीं रोका। मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। जी शुवानतोग असहाय महसूस कर रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, मुकाबले के लिए मेरे मार्शल आर्ट्स रूम में आओ। अब से जरूरी प्रतियोगिताओं के अलावा सार्वजनिक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन न करें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की नज़र में आ जाएं जिनके बुरे इरादे हों। प्रशिक्षण सत्र की गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं के कारण जी शुवानतोग अभी भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि लू चेंझोऊ पहले ही एक ऐसे प्रशिक्षण सत्र में भाग ले चुके थे जिसमें एक पंथ के उच्च पदस्थ सदस्य द्वारा हत्या का प्रयास शामिल था, लेकिन उन्हें स्वयं ऐसा अनुभव था। अपनी पढ़ाई के दौरान उनके एक प्रतिभाशाली बड़े भाई थे जिनकी हत्या एक ब्लैक नाइट ने कर दी थी। इसके विपरीत वह एक औसत दर्जे की प्रतिभा वाला व्यक्ति अब तक जीवित रहने में कामयाब रहा है। ठीक है, पिताजी की बातें बिल्कुल सही हैं। हालांकि जी फेयान की कभी हत्या नहीं हुई थी, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। तीनों भाई बहन मार्शल आर्ट कक्ष में गए और जी शुवानतोग एक तरफ से उन्हें देख रही थी। जी फेयान इंतजार नहीं कर सकी और बोली, छोटे भाई चलो पहले हम खेलते हैं। हम तीनों एक एक मैच खेलेंगे। जो सबसे ज्यादा मैच जीतेगा वह हारने वालों की संयुक्त मिश्रित युगल टीम से मुकाबला करेगा। वह ये देखना चाहती थी कि क्या वह एक साथ दो लोगों से मुकाबला कर सकती है। चल दर झुकने के बाद लू चेंझोऊ ने जी फेयान को पहल करने का इशारा किया। सावधान रहो छोटे भाई, मैं जिनबे क्षेत्र की प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट स्वेलो की 18 चीखें का अभ्यास करता हूँ, जिसमें 18 घातक चालें शामिल हैं, और मैंने पहले ही महान सफलता प्राप्त कर ली है। उसकी चाल ढाल भी परिपूर्ण स्तर की थी, मानो उसका शरीर समुद्र की लहरों की तरह लहरा रहा हो। जी जुवानतोग के संपर्क के कारण जी फेयान ने स्वेलो फॉर्म का मार्ग अपनाया, लेकिन उनकी प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट भी हाई स्कूल में सीखी गई थी, न कि जी जुवानतोग द्वारा सिखाई गई थी। स्विश! जी फेयान धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने क्रॉसफिस्ट का इस्तेमाल किया, अपने बाएं हाथ से बचाव करते हुए दाहिने हाथ से वार किया और सीधे लू चेंझोऊ की कलाई पकड़ ली। लू चेंझोऊ के टाइगर फॉर्म हुक क्लॉ से किए गए जवाबी हमले का सामना करते हुए उन्होंने अपने शरीर को दाहिनी ओर मोड़ा और पीछे झुक गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उनका दाहिना हाथ बलपूर्वक एक वृत्त की तरह घूमा और उनका बायां हाथ उनके बाएं पैर के नीचे से निकलकर लू चेंझोऊ के घुटने के जोड़ पर लात मारी, जिससे निगल की 18 चीखों की पहली ध्वनि निकली, चूजे के पंख मोड़ने की ध्वनि। लू चेंझोऊ ने स्वेलो फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गुवान गोन के सामने विशाल तलवार चलाना बहुत आसान होता, जिससे जी फेयान को किसी भी मौके का फायदा उठाने का मौका मिल जाता। फिलहाल उसने अर्हत स्किल का भी इस्तेमाल नहीं किया, वह देखना चाहता था कि क्या वह केवल अपने टाइगर फॉर्म के दम पर जी फेयान का सामना कर सकता है। जी फेयान को 9वें रैंक पर आया भी ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसका ची ब्लड लू चेंझोऊ से ज्यादा 0.5 गुना ज्यादा था, जो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हुआ क्षेत्र की बात करें तो वह उन दोनों के पास था। लू चेंझोऊ ने अपने दाहिने पैर से एक तरफ हटकर अपनी बड़ी बहन के गले पर वार करने और चालाकी भरे दांव से खुद को बचाया। जब जी फेयान वार करने में नाकाम रही तो उसने तुरंत टाइगर फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पीछे हटकर करीबी लड़ाई से खुद को बचाया। उसकी युद्ध क्षमता काफी अच्छी थी, इस चंचल बड़ी बहन में कुछ तो दम था। लू चेंझोऊ रिंग के केंद्र में स्थिर खड़ा रहा, खुद को संभाले हुए, हर बदलाव का सामना अपरिवर्तित रहकर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 9वें रैंक के स्वेलो फॉर्म विशेषज्ञ का सामना करते हुए आक्रामक रूप से हमला करने और खुद को थका देने के जोखिम से बचने के लिए निष्क्रिय रूप से बचाव करना और अवसरों की तलाश करना बेहतर था। लू चेंझोऊ स्थिर खड़ा रहा, जिसका मतलब था कि जी फेयान को आगे बढ़ना होगा। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक अबाबील की तरह झपट्टा मारते हुए बार बार अपने हाथों से इशारे करके लू चेंझोऊ का ध्यान भंग करने लगी। जब वह लू चेंझोऊ से 3 फीट की दूरी पर पहुंची तो उसने अपने दाहिने पैर को काटने वाले कदमों से आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ की नसें फुलाते हुए नीचे से ऊपर की ओर एक जोरदार प्रहार किया। स्वेलोज 18 क्राइस की दूसरी ध्वनि, मादा स्वेलो के पानी पर सरकने की ध्वनि। लू चेंझोऊ ने नीचे की ओर थप्पड़ मारकर जी फेयान के ऊपर की ओर किए गए हथेली के प्रहार को रोक दिया और साथ ही पीछे हट गई,
तभी उसने देखा कि जी फेयान का बायां पैर आगे बढ़ रहा है। उसने अपने दाहिने हाथ से अपना चेहरा बचाया और अपने बाएं पैर की गति का लाभ उठाते हुए अपने बाएं मुक्के से पावफिस्ट के रूप में जोरदार प्रहार किया, जिससे निगल पक्षी की चीख की तीसरी गूंज सुनाई दी, जिसमें कोमलता और कठोरता का मिश्रण था। अगर लू चेंजोऊ बचकर नहीं निकल जाता तो परिणाम स्पष्ट होते। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। 3 असफल प्रयासों के बाद जी फेयान ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ से फीनिक्स आईफिस्ट बनाए। हवा के एक तेज झोंके के साथ उसने लू चेंजोऊ के चेहरे पर प्रहार किया और उसकी मुक्के की आवाज बादलों में उड़ती अबाबील की पुकार की तरह गूंजी, जो दुख भरी और निरंतर थी। यही थी नर अबाबील आकाश ध्वनि। लू चेंजोऊ ने अपना सिर पीछे झुकाकर वार से खुद को बचाया, लेकिन जी फेयान की एक किक से उन्हें चोट लग गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने बिजली की तेजी से जी फेयान की टखने को पकड़ लिया। उनकी गति और फुर्ती जी फेयान से थोड़ी कम थी, जो स्वेलो फॉर्म में माहिर थे। वे केवल अपने मजबूत शरीर की ताकत के बल पर वार का जवाब दे सकते थे। हालांकि वह जानबूझकर अर्हत कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उसे हार्ची गोंद का लाभ मिला। जी फेयान का दाहिना पैर फंस गया, लेकिन वह घबराए नहीं। उसने सहजता से आगे बढ़ते हुए लू चेंजोऊ की ओर छलांग लगाई और निगलने की शैली में मुक्के से सीधे उसके गले पर वार किया। लू चेंजोऊ ने दूसरे हाथ से वार को रोका, लेकिन जी फेयान के दूसरे पैर ने उसी समय वार करते हुए उसकी छाती पर लात मारी। वह लू चेंजोऊ को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी। वह बचपन से ही जी शुवानटोंग के साथ अभ्यास करती आ रही थी और हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थी। लू चेंजोऊ ने अपनी पकड़ ढीली की और एक सीधा मुक्का जी फेयान के तलवे पर लगा। उसने लंबे समय तक क्रॉस ट्रेनिंग की थी, उसकी ताकत 9वें रैंक से कम नहीं थी। मुक्के और लातों के टकराने से दोनों क्षण भर के लिए अलग हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा। उत्साह बढ़ाने वाली श्री रुयू लगातार ताली बजाती और प्रशंसा के नारे लगाती रही। जी शुवानटोग ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, फेयान ने हाल ही में काफी सुधार किया है। चेंजोऊ ने अपनी 8वीं श्रेणी की साधना से अर्हत कौशल का उपयोग किए बिना ही खुद को संभाला है। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, ची ब्लड में अंतर बढ़ता जाता है। द्वितीय रैंक के लिए तृतीय रैंक को हराना निश्चित रूप से 8वें रैंक के लिए 9वें रैंक से लड़ने की तुलना में कम कठिन है। कुल मिलाकर शुरुआती दौर में जी फेयान का पलड़ा भारी था, लेकिन लू चेंजोऊ ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और लगातार एक एक करके वार का जवाब देते हुए लड़ाई को लंबा खींच दिया। जी शुवानटोग के चेहरे पर सूक्ष्म बदलाव आया और उसने सोचा, चेंजोऊ का इरादा फेयान की शक्ति को खत्म करना है। एक लंबे युद्ध में लगातार पीछे हटते और फुर्ती से हमला करते हुए स्वेलो फॉर्म फिस्ट के लिए ऊर्जा की खपत निश्चित रूप से अधिक होती है। इसके विपरीत चेंजोऊ को देखें तो वह मिंग राजा की तरह अडिग खड़ा है, सभी परिवर्तनों का स्थिरता से सामना करता है और बहुत कम शक्ति खर्च करता है। यकीन से लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद जी फेयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जिससे पता चलता है कि उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। उसकी हरकतें अब उतनी फुर्तीली नहीं रहीं जितनी शुरुआत में थीं। वह लू चेंजोऊ के इरादे को समझ गई थी, लेकिन उसे बदलने में असमर्थ थी। स्वेलो फॉर्म गतिशीलता पर निर्भर करता है, बल्कि बजाय चपलता को प्राथमिकता देता है और कम समय में जीत के लिए गति को महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन उसका छोटा भाई बहुत स्थिर था। स्वेलो के 18 प्रहारों की सभी घातक चालें इस्तेमाल हो चुकी थीं, फिर भी वह उसे खत्म नहीं कर पाए। कई बार तो वह लगभग अपने छोटे भाई के हाथों घिरकर पल भर में ही मरते मरते बची। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद कोई और होता तो अब तक हार चुका होता। जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ की लड़ाई, जिसे उन्होंने सालों तक छिपाए रखा। वो 14 खास चीजें तभी करेगा जब वो आपसे बेइंतहा प्यार करता होगा। आपका वजन कम हो गया था, फिर वह वापस क्यों बढ़ जाता है? लू चेंजोऊ की आंखें एक भयंकर बाघ की तरह चमक रही थीं। उनके कम दूरी के उग्र हमले भी व्यर्थ नहीं थे, लेकिन उनके गुर्दों में गर्म धाराएं उनके शरीर को उत्तेजित कर रही थीं, जिससे वे स्फूर्ति और ऊर्जा से भरपूर थे। चेन जियू ने कहा कि आयरन क्रॉच स्किल सामान्य क्रॉस ट्रेनिंग विधियों से अलग है। ये पुरुषों की सहनशक्ति को न केवल एक पहलू में बल्कि समग्र रूप से बढ़ाती है। जी फेयान की घटती सहनशक्ति को देखते हुए लू चेंजोऊ ने आक्रमण करने का विकल्प चुना। तब जाकर उसने सागर सफाई करने वाले शरीर का उपयोग करने का साहस किया और तेजी से कदम बढ़ाते हुए जी फेयान के करीब पहुंच गया। जी फेयान के चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। उसके छोटे भाई का निगल रूप भी शक्तिशाली था। वह आक्रमण से रक्षात्मक मुद्रा में आ गई।
श्रेष्ठ स्थिति से पिछड़ गई क्योंकि लू चेंझोउ ने बाघ निगल दोहरे रूपों को मिलाकर छल और जोरदार प्रहारों का प्रयोग करते हुए जी फेयान को झूठे अवसर का लालच दिया। जी फेयान ने लालच में आकर धीरे धीरे लू चेंझोउ के जाल में फंस गई। लू चेंझोउ ने एक दहाड़ लगाई। बाघ की राजसी दहाड़ ने जी फेयान के मन को भयभीत कर दिया, जबकि बाघ आत्मा दिव्य प्रहार का प्रयोग करते हुए बाघ को उस पर हावी होने के लिए आमंत्रित किया। समय के साथ उसके मुके और भी भयंकर और शक्तिशाली होते गए। परिश्रम से लाल हो चुके जी फेयान के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं और उसके मुके और पैरों की चाल पहले जैसी व्यवस्थित नहीं रही। उनमें अव्यवस्था के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये देखकर शी रुयू के दिल में हलचल सी मचल गई। छोटा भाई ही जीतेगा। वो उस तरह का खिलाड़ी है जो लड़ाई के दौरान और मजबूत होता जाता है। जी शुवांतोव को ये बात पहले ही समझ आ गई थी और उसने इतनी धीमी आह भरी कि वह लगभग सुनाई ही नहीं दी। फेयान में थोड़ी कमी है। चेंझोउ की क्रॉस ट्रेनिंग में मिली शानदार सफलता ने उसकी गलतियों की गुंजाइश को काफी बढ़ा दिया है और उस लड़के की असली लड़ाइयों में लड़ने की प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की है। उसने खुद ही बहुत कुछ सीखा है। उसने शुरू में सोचा था कि जी फेयान को मामूली बढ़त मिलेगी या कम से कम मुकाबला बराबरी पर रहेगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चेंझोउ की वास्तविक शक्ति जी फेयान जैसे 9वें रैंक में अभी अभी प्रवेश करने वालों से कहीं अधिक थी, और ये तब था जब उसने अर्हत कौशल का पूर्ण उपयोग भी नहीं किया था। आंतरिक और बाह्य साधना से परिपूर्ण पुनर्तः सिद्ध चेंझोउ निस्संदेह 9वें रैंक के लोगों में उत्कृष्ट होगा। यदि चेंझोउ 9वें रैंक तक पहुंचकर स्वर्ण बुद्ध अर्हत शरीर का विकास कर ले तो वह शायद चरम सीमा के स्तर पर भी युद्ध करने में सक्षम हो जाएगा। एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति का यही व्यवहार होना चाहिए। एक चटकने की आवाज गूंजी। जी जुआनटोव ने देखा कि फेयान को लू चेंझोउ के जवाबी हमले में पकड़ा जा रहा है। गर्जन। लू चेंझोउ ने अपनी पीठ में अपनी काली शक्ति केंद्रित करते हुए जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी पीठ ऐसे कांप रही थी मानो कोई पहाड़ ढह रहा हो। यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन ने स्वाभाविक रूप से जी फेयान को ऊपर उठा लिया, जिसके बाद टाइगर किंग का माउंटेन शोल्डर थ्रो हुआ। दरार। जी फेयान ठंडी जमीन पर लेटी हुई छत को देख रही थी। वह स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद जी फेयान उठ खड़ी हुई और अपने नितंबों को सहलाने लगी। उसने कुछ व्याकुल होकर कहा, मैं हार गया। छोटा भाई बहुत ताकतवर है, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। लू चेंझोउ ने मुट्ठी भींचकर कहा, बड़ी बहन, अभी के लिए मुझे खेद है। जी जुआनटोव ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अगर आप स्पैरिंग में कमजोर पड़ रहे हैं तो बस जाए और अभ्यास कीजिए। जी फेयान बचपन से ही उद्दंड और मुखर थी। वह उसे कभी लाड़ प्यार नहीं करता था। प्रोत्साहन तभी देना चाहिए जब उचित हो, और डांट भी तभी जब आवश्यक हो। इस पहाड़ के पार हमेशा ऊंचे पहाड़ होंगे और बलवानों में भी बलवान लोग होंगे। जी फेयान भी हार को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। उसका छोटा भाई प्रतिभाशाली वर्ग से था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन हारने में उसे शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं थी। ये जानकर उसने पूरे जोश के साथ कहा, छोटे भाई, अगली बार फिर मुकाबला करते हैं। मैच हारने का मतलब मनोबल खोना नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ी देर आराम करने के बाद शी रुयू ने कहा, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। स्कूल में वह अक्सर लू चेंझोउ से मुक्केबाजी करने के लिए मिलती थी। जीवन शक्ति का निरंतर प्रवाह महसूस करते हुए लू चेंझोउ ने कहा, चलो सीनियर सिस्टर। ठीक है। शी रुयू के साथ लड़ाई काफी सरल थी। हालांकि उसने भी समय के साथ अपार शक्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन उसकी शक्ति केवल 8वें स्तर की थी, जो लू चेंझोउ की ऊर्जा के बराबर थी। हालांकि उसकी स्वर्गीय मकड़ी की रेशमी शक्ति जी फेयान की वृद्ध विलो की सहायक पवन शक्ति से कहीं अधिक कठिन थी, इसलिए उसे पराजित करने में कई सौ चालें लगीं। शी रुयू को इसका पहले से ही अंदाजा था। मैच समाप्त होने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। लू चेंझोउ ने कहा, आप दोनों का संयम रखने के लिए धन्यवाद। जी फेयान ने हताशा से आह भरी। खैर, मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार करते हुए उसने अचानक प्रसन्नतापूर्वक कहा, छोटे भाई, चूंकि तुम जीत गए हो, इसलिए तुम्हें अपनी दोनों बड़ी बहनों के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। लू चेंझोउ अर्हत कौशल का अभ्यास करके अपनी सीमाओं को परखने के लिए तैयार था। जी शुवांटोव ने आकाश की ओर देखकर कहा, चलो यहीं रुकते हैं, लगभग 5 बज गए हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन प्रमुख छात्रों को सभा में आमंत्रित किया जिनके अकादमी के साथ अच्छे संबंध थे, ताकि छात्रों का और अधिक विश्वास जीता जा सके और उनके नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। भोज में डू, किन झेंग और ओल्ड झांग सभी उपस्थित थे।
किन झेंग ने लू चेंझोऊ को काफी समय से नहीं देखा था और उनसे मिलते ही गले लगाकर उनका अभिवादन किया, साथ ही उन्हें चिढ़ाना भी नहीं भूले। लू द जीनियस, आजकल आपसे मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप तीसरे रैंक तक पहुंच चुके हैं? लू चेंझोऊ के सवाल ने किन झेंग को चुप करा दिया। यह उतना ही घातक था जितना कि किंग टियनकांग का जी जुवानटोंग से पूछा गया आत्ममंथन भरा प्रश्न। किन झेंग ने आत्मविश्वास से प्रतिज्ञा की, मैं हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही तीसरा स्थान अवश्य प्राप्त कर लूंगा। चुपचाप खाना खा रहे डू को देखकर लू चेंझोऊ ने पूछा, डू, कुछ दिनों में होने वाली तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद भाई लू। लापरवाह किन झेंग की तुलना में डू में कहीं अधिक गर्व की भावना थी। लू चेंझोऊ जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के सामने उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो उनके बीच एक अदृश्य मोटी दीवार खड़ी हो। ये लू चेंझोऊ के रवैये के कारण नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में मौजूद असमानता के कारण था। बहरहाल, पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना अपने आप में एक जीत थी। एक संतोषजनक भोजन के बाद 6 बज चुके थे। जी जुआनटोंग ने कहा, चलो अभी उजाला रहते घर चलते हैं, अगर कुछ हो जाए तो मुझे फोन कर देना। डू और अन्य लोगों ने गुरुजी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद किया और एक एक करके चले गए। केवल 3 सच्चे उत्तराधिकारी ही रह गए। जी शुवानटोंग ने बीते 2 वर्षों पर विचार करते हुए और भविष्य की ओर देखते हुए भावुक होकर कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों भाई बहन खून के रिश्ते की तरह एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे और अब से ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपनी स्थिति मजबूत करेंगे और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करेंगे। जी फेयान ने साहपूर्वक कहा, 3 सत्य संघ का प्रमुख निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। जी शुवानटोंग ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, तुम बिल्कुल स्नातकोत्तर परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति की तरह हो, तुम्हारी जुबान पर हमेशा कोई न कोई आकर्षक वाक्य रहता है। उन्होंने लू चेंझोऊ की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, चेंझोऊ, तुम प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा से हो, इसलिए स्कूल में अपनी दोनों बड़ी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। खासकर जी फेयान का। भले ही वो तुमसे 4 साल बड़ी है, लेकिन उसकी समझदारी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंची है। उसे तुमसे सीखने दो, खासकर तुम्हारे उस अदम्य साहस से। जी फेयान ने विरोध किया, मैं काफी परिपक्व हूँ। लू चेंझोऊ ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। शी रुयू ने लू चेंझोऊ की ओर मुस्कुराते हुए देखा। लू चेंझोऊ की देखभाल हमेशा वही करती थी। खैर, अब ऐसा लग रहा था कि उसी की देखभाल करने की जरूरत है। जी जुवानटोंग ने अपना ड्रैगन सिटी 1 कार्ड निकाला। आप तीनों अपने अपने 1 कार्ड लेकर आइए। जी फेयान ने संदेह के साथ पूछा, किस लिए? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा सकता हूँ। जी शुवानटोंग ने उसे घूर कर देखा और जी फेयान ने आज्ञाकारी होकर अपना कार्ड निकाल लिया। हालांकि लू चेंझोऊ और शी रुयू हिचकिचा रहे थे। ये देखकर जी शुवानटोंग मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी प्रतिभा और परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हें मेरी शिक्षाओं की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिभा और उम्र को देखते हुए यदि मैं द्वितीय बंधन को तोड़ सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैंने अपने पूर्वकाल में कुछ पुण्य अर्जित किए हैं जिनकी मुझे अब वास्तव में आवश्यकता नहीं है। आज मैं तुम में से प्रत्येक को सू सिटी ड्रैगन मार्शल में प्रवेश निधि के रूप में 100 पुण्य प्रदान करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। 100 महान पुण्य 1 लाख पुण्य के बराबर होते हैं। लू चेंझोऊ और शी रुयू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में से कोई भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जी शुवानटोंग ने थोड़ी गंभीरता के साथ बात की, समय बर्बाद मत करो, जल्दी काम खत्म करो और वापस स्कूल जाओ। जी फेयान को पहले ही 100 उत्कृष्ट योग्यताओं के लिए स्थानांतरण की सूचना मिल चुकी थी। वह अपने पिता के इरादे को समझ गई थी। इस कार्रवाई के माध्यम से वह चाहते थे कि लू चेंझोऊ भविष्य में उसकी अच्छी देखभाल करे। उसने उन दोनों से मजाक भरे लहजे में बात की, आप लोग इसे हटा दीजिए, मेरे पिताजी अमीर हैं। जी जुआनटोंग ने खांसते हुए कहा, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी 300 महान पुण्य प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता हूं। लू चेंझोऊ और शी रुयू के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरु आपका धन्यवाद। धन्यवाद कहने के अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अपने स्वामी की कृपा का प्रतिफल देने के लिए व्यक्ति को कुछ करना चाहिए। उत्कृष्ट योग्यता शेष 115 अंक। लू चेंझोऊ ने ड्रैगन सिटी ऐप देखा। वह पहले कभी इतना धनी नहीं था, सचमुच एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट। भले ही उसके गुरु ने कई साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, फिर भी उसके पास पर्याप्त संपत्ति थी।
ठीक है रुयू, इन्हें वापस ले जाओ। जी शुवांतोग मुड़े और निजी कमरे से बाहर निकलकर बिल चुकाया और मार्शल आर्ट्स अकादमी लौट आए। उनके लिए 3 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि पैसा खर्च करना ही होगा। आज के जमाने में किसी गुरु की दयालुता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका पैसा देना ही था, लोगों का दिल जीतने का एक जरिया। कार में लू चेंझू और जी फेयान पीछे की सीट पर बैठे थे। बड़ी मार्शल सिस्टर ने दरवाजे पर खड़े अपने पिता की परछाई को देखा, उसकी आंखें नम थीं। लू चेंझू से टिश्यू लेने के बाद जी फेयान के भाव अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़े। वह चतुर और चंचल स्वभाव की थी, उसका व्यक्तित्व भी बहुत जोशीला था, लेकिन वह अभी भी एक ऐसी बच्ची थी जिसे उसके पिता बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और वह अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर नहीं थी। ठीक है, चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शी रुयू ने एक्सीलरेटर दबाया और काली कार दूर चली गई। जी शुवांतोग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और अपनी झुर्रीदार आंखों से शहर के क्षितिज को निहार रहा था। ... दिन बीतते गए। शाखा विद्यालय में पहुंचते ही जी फेयान उत्साह से भर उठी। मुख्य विद्यालय में, जहां विशेषज्ञों की भरमार थी, वह संकोची थी, लेकिन इस नवस्थापित शाखा विद्यालय में उनका लक्ष्य शीर्ष 20 में आना था। तीनों सच्चे उत्तराधिकारियों ने प्रतिदिन आधा घंटा कौशल साझा करने और साथ मिलकर प्रगति करने पर सहमति जताई। लू चेंझू इस व्यवस्था से खुश था। फिलहाल उसके पास उपयुक्त अभ्यास साथी नहीं थे और वह जोरदार लड़ाइयों के लिए तरस रहा था। हालांकि प्रतिभाशाली वर्ग के लोग शक्तिशाली थे, लेकिन वे उसके लिए लगभग अजनबी थे। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, न ही अपनी ताकत का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करना चाहता था। उसकी दो बड़ी मार्शल सिस्टरें उसके लिए एकदम सही साथी थीं। उसकी टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइकिंग फिस्ट की दक्षता प्रतिदिन लगातार बढ़ रही थी। 4 अगस्त डू परिवार की मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और उन्हें पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स अकादमी समूह में ये खुशखबरी साझा की, जहां जी शुवांतोग और तीनों सच्चे उत्तराधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। अच्छा काम करते रहो, मार्शल आर्टिस्ट बनना एक आशाजनक करियर है। मैंने पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में 4 साल बिताए हैं। अगर डू मार्शल ब्रदर को कोई समस्या हो तो मुझसे पूछें। डू परिवार, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सभी की चिंता देखकर डू परिवार का दिल खुश हो गया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उड़ती हुई अबाबील समुद्र में उड़ती हुई बेरोक टोक... 8 अगस्त सुबह 9 बजे लू चेंझू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बाघ को पहाड़ की ओर भेज दिया। इस प्रकार उसने बाघ आत्मा दिव्य प्रहार मुट्ठी की साधना पूरी की। कांस्य झिल्ली से ढके अपने सुगठित शरीर को दर्पण में देखते हुए उसने अपनी मुठियां भींची और अपनी ऊर्जा का संचार किया। धड़ धड़ धड़, एक धीमी मंद धातु की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजी, मानो मूसल को घंटी पर मारा जा रहा हो। टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइकिंग फिस्ट और हार्ट किगोंग वास्तव में एक उत्तम मेल है। डिवाइन स्ट्राइकिंग के साथ मेरी शारीरिक शक्ति थोड़े समय के लिए एक स्तर तक बढ़ सकती है। उसने अपने ची रक्त का माप लिया, वह 9वें रैंक से ज्यादा दूर नहीं था। चेन ये की जानकारी के अनुसार जियांगनान प्रतिभा प्रतियोगिता में 9वें रैंक के साधक जरूर होंगे। जहां तक 10वें रैंक की बात है, ये बहुत ही असंभव था। ज्ञान प्राप्ति के साधकों के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले 10वें रैंक को पार करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कोई 10वां स्थान हासिल नहीं कर लेता, मुझे चैंपियनशिप जीतने का 80% भरोसा है। आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह से साधना करने के कारण लू चेंझू बहुत आत्मविश्वासी थे। चेंझू, जल्दी करो, दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है, तुम्हें भाषण देना है। ओल्ड तियान का फोन आया और लू चेंझू झटपट तैयार होकर दौड़ पड़ी। अब तक सू सिटी ड्रैगन मार्शल शाखा स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। इस ग्रीष्मकालीन सत्र में 300 से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया, जिनमें से कई फांगशान परिसर से थे। केवल ड्रैगन सिटी हाई स्कूल से ही नहीं, अनुबंध उल्लंघन के लिए जुर्माना भरने को तैयार छात्र 23 अन्य स्कूलों से भी आए थे। इसके अलावा कई छात्र पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय या अन्य नियमित मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूलों से भी आए थे। प्रेरणा के प्रतीक के रूप में लू चेंझू को प्रधानाचार्य वांग द्वारा विशेष रूप से सभागार में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रधानाचार्य ने उनमें गहरी रुचि दिखाई और लू चेंझू को कुछ उम्मीद भी थी। क्या वह उसे सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करना भी चाह रहा होगा? ... सभागार में 100 से अधिक नए छात्र वहां आशा और उत्साह से भरे बैठे थे। हुआंग हाओ भी उनमें से एक था। उसने अपना पूरा ध्यान अभ्यास पर लगाया, अनुत्पादक सामाजिक मेलजोल से दूर रहकर अपनी ही मार्शल कला की दुनिया में लीन रहा।
अंततः कॉलेज की परीक्षाओं से पहले उसने उत्कृष्ट परिणामों के साथ पिंगजियांग हाई स्कूल से 6ठी रैंक प्राप्त की और सू सिटी ड्रैगन मार्शल शाखा स्कूल में दाखिला पा लिया। इन 100 से अधिक नए छात्रों में उसका स्थान शीर्ष पर था। उन्होंने उद्घाटन समारोह में एक सेल्फी ली जिसमें ड्रैगन सिटी शब्द मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उन्होंने बाकी हिस्सों को धुंधला कर दिया और लंबे अंतराल के बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ड्रैगन सांप के साथ नहीं रहता, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में सपना सच हुआ। इस समय तक प्रधानाचार्य वांग अपना आधिकारिक उद्घाटन भाषण समाप्त कर चुके थे। अब आइए हमारे स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा लू चेंजोओ का भाषण देने के लिए स्वागत करें। दर्शक तालियां बजाने लगे और हुआंग हाओ भी तालियों में शामिल हो गए। लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लू चेंजोओ, क्या वह किन झेंग का दोस्त है? जिज्ञासावश वह तब तक देखता रहा जब तक कि वह लगभग भुला दिया गया चेहरा फिर से दिखाई नहीं दिया। वह व्यक्ति ताइहांग सोआरी ड्रैगन ट्रेनिंग सूट पहने हुए था और मार्शल आर्ट की अदम्य भावना से ओतप्रोत एक युवा बाघ की तरह अपने मान से बाहर निकलते हुए एक जोशीले और विशिष्ट अंदाज में चल रहा था। लू चेंजोओ ने गला साफ करते हुए कहा, मेरा नाम लू चेंजोओ है। 2 साल पहले मैं वानहुआ हाई स्कूल में एक साधारण छात्र था और मुझे बहुत गर्व है कि हुआंग हाओ अपनी सीट पर स्तब्ध रह गया। ये सचमुच वही है। उन्हें लगा था कि लू चेंजोओ ने बहुत पहले ही मार्शल आर्ट छोड़ दिया था। वह अविश्वास से भरा हुआ था, मिश्रित भावनाओं से अभिभूत था। जब वह अकेले ही संघर्ष कर रहा था तब तक कोई पहले ही अजगर में परिवर्तित हो चुका था। कुछ क्षण बाद उसका दिल हल्का हो गया और वह मुस्कुरा उठा। आखिरकार यही तो एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय का आकर्षण है, इन छिपे हुए ड्रैगन और चुपके हुए बाघों के साथ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना वास्तव में मार्शल आर्ट के लंबे सफर में एक सौभाग्य की बात है। ड्रैगन सिटी आना बिल्कुल सही फैसला था। 19 अगस्त, नींद से जागते हुए लू चेंजोओ ने मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा, जहां अरहत कौशल की पत्तियों के नीचे हल्के सुनहरे रंग की फूलों की कलियां खिल उठी थीं, जो स्पष्ट रूप से असाधारण थी। और आंतरिक मुक्केबाजी कौशल के कई दिव्य बीजों को देखने के बाद वह हार्ची गोंद के दिव्य बीजों के लिए पूरी तरह से उत्सुक था। अरहत कौशल, बड़ी सफलता 51%। वह पिछले 1 साल और 2 महीने से हार्ची गोंद का अभ्यास कर रहा था और हालांकि यह मार्शल आर्ट्स ट्री के साथ इनर बॉक्सिंग की तुलना में धीमा था, फिर भी यह स्वीकार्य था। सबसे मुश्किल पहलू प्रहार प्रशिक्षण और औषधीय पेस्ट लगाना था, जिसे अधिकांश लोगों की इच्छाशक्ति और आर्थिक स्थिति सहन नहीं कर सकती थी। उसने एक तिजोरी खोली जो उसकी दवाइयों का डिब्बा था। ब्राइट गॉड मेडिसिन, नरिशिंग ऑर्गन एलिक्जिर, क्यूई बूस्टिंग पोशन सब खत्म हो गए हैं, लेकिन जिंगयू अभी भी काफी मात्रा में बचा है। सौभाग्य से मेरे गुरु द्वारा दिया गया महान पुण्य मुझे कुछ समय तक साधना करने के लिए पर्याप्त है। प्रतियोगिता के बाद एक अच्छी खासी रकम भी आएगी, साथ ही मेरी बचत भी, जो हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता तक चलेगी। प्रतिभाशाली वर्ग का फायदा यह है कि आपको कार्यों में ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल, कंपनियां, शिक्षक, परिचित, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको पैसा लाकर देंगे। यदि वे किसी संपन्न परिवार से नहीं आते थे तो सामान्य कक्षाओं के छात्र केवल कड़ी मेहनत और पढ़ाई कर सकते थे। वे बाहरी और आंतरिक साधना दोनों के लिए सभी प्रकार की दवाओं के लिए संसाधन जुटाने में लू चेंजोओ की बराबरी करने में पूरी तरह असमर्थ थे। उसके बाद लू चेंजोओ तुरंत फार्मेसी गए और ब्राइट गॉड मेडिसिन के 2 डिब्बे, नरिशिंग ऑर्गन एलिक्सिर के 4 डिब्बे और क्यूई बूस्टिंग पोशन नंबर 2 के 10 डिब्बे खरीदे, जिनमें से प्रत्येक डिब्बे की कीमत 20,000 थी, जिन्हें उच्च श्रेणी के संस्करण माना जाता था। उसकी वर्तमान स्थिति में नंबर 1 औषधि का प्रभाव न के बराबर ही दिखाई दे रहा था। लू चेंजोओ क्विंटिन कांग के विला पहुंचे। शिक्षक जी, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहती हूँ। बच्चे जैसे दुबले पतले शरीर और सफेद बालों वाला वह बूढ़ा व्यक्ति इस समय आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उन्हें इस मामले की जानकारी पहले ही अपने छात्र लिटिल जी से मिल चुकी थी। तो जाओ, प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करो और ड्रैगन सिटी का नाम रोशन करो। इस तरह की क्षेत्रीय स्तर की व्यावसायिक प्रतियोगिता में यदि तुम स्थान प्राप्त कर लेते हो तो विद्यालय तुम्हें कुछ पुण्य अंक और पुरस्कार देगा, हालांकि बहुत अधिक नहीं। यदि यह कोई आधिकारिक आयोजन होता तो पुरस्कार उदार होते। ये छात्र समझता है। क्या आपका स्वामी आपके साथ है? वह है। यह अच्छी बात है, सावधान रहना। अपने क्लास टीचर और ग्रैंड मास्टर को विदाई देने के बाद लू चेंजोओ नियमित कक्षा 2 के दरवाजे पर पहुंचे। शांत स्वभाव और स्कूल प्रतियोगिताओं में भाग न लेने के कारण बहुत कम लोग जानते थे कि वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी से था।
अगर तेंदुलों के छठे पुत्र जैसा कोई व्यक्ति मौजूद होता तो निश्चित रूप से हलचल मच जाती। जहां तक उसे पता था, याओ, झो और वान के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। मार्शल आर्ट के युग में कुछ महिला मार्शल आर्टिस्टों ने ताकत की बढ़ती हुई प्रशंसा की। जब शक्तिशाली लोग आपस में जुड़ते थे तो आम तौर पर इस बात की अधिक संभावना होती थी कि उनकी संतान में उच्च कोटि की वंशानुक्रमिक क्षमता होगी। यही एक कारण था कि प्रतिष्ठित परिवार समृद्ध बने रहे और आज तक कायम है। दा शिया ने वंश परंपराओं द्वारा स्थापित एकाधिकारों को तोड़ने में भी लंबा समय व्यतीत किया था। छोटे भाई, क्या तुम छुट्टी ले रहे हो? जी फेयान हवा में उड़ती हुई आए और शरारती मुस्कान के साथ लू चेंझोऊ के बगल में उतरी। लू चेंझोऊ मुस्कुराए और बोली, मैंने 2 दिन मांगे थे। मुस्कुराते हुए जी फेयान की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। ये बहुत रोमांचक है। यह एक क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता है और हालांकि यह व्यावसायिक है, इसका प्रभाव कुछ आधिकारिक आयोजनों से कम नहीं है। छोटा भाई जियांगनान में अपना नाम रोशन करेगा। उसी समय शिरुयू भी वहां पहुंच गई। चलो चलते हैं, हमारे मालिक बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगिता में मेरे साथ आने के लिए आप दोनों वरिष्ठ बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लू चेंझुओ अपने दिल में एक गर्माहट महसूस कर रहा था जब वह अपनी 2 वरिष्ठ बहनों के साथ नियमित कक्षा के ईर्ष्यालु निगाहों के बीच से आत्मविश्वास से भरा हुआ और उच्च मनोबल दिखाते हुए निकला। कक्षा 2 के नियमित छात्र आपस में गपशप कर रहे थे। वो लड़का कौन है? हमारी कक्षा में तो सिर्फ 3 ही अच्छे दिखने वाले लड़के हैं और वो उनमें से 2 को जानता है। पक्का नहीं कह सकता, लगता है कि वह प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में आने वाला आखिरी छात्र है। मैं उसे जानता हूं, उसका नाम लू चेंझोऊ है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। मैंने सुना है कि ये तीनों एक ही संप्रदाय से हैं। कौन सी मार्शल आर्ट्स अकादमी इतनी प्रभावशाली है? फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन इतने जोशीले शिष्यों के साथ गुरु अवश्य ही एक अंतःप्रिय विशेषज्ञ होंगे, है ना? शायद उन महान गुरुओं में से एक जो मानव जगत में घूमते फिरते सामान्य जीवन के सुखों का अनुभव करते हैं। समझ में आता है। ... स्कूल के गेट पर जी शुवांतोग ने अपने सहायक को अपना सीकिंग डाउन 9 व्यापारिक वाहन लाने का निर्देश दिया। उसने खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो, अंदर आओ, चलो चेंझोऊ को मैजिक सिटी ले चलते हैं और ट्रॉफी जीतते हैं। इन दिनों बूढ़े जी भी काफी उत्साही थे, मानो दिल से जवान हो। तीनों सच्चे उत्तराधिकारियों में से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक उत्कृष्ट था और एक शिक्षक के रूप में उन्हें कोई पछतावा नहीं था। ओल्ड जी ने इस प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने दोनों महिलाओं को एक के साथ अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा। प्रतियोगिता न होने के समय में मार्शल आर्ट्स होटल में सभी लोग अपने अपने तरीके से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते थे और प्रतियोगिता के समय में वे सभी एक साथ जाकर हौसला बढ़ाते और समर्थन करते थे, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके। एक सच्चे उत्तराधिकारी गुरु के रूप में, यदि प्रतियोगिता के दौरान उनके शिष्यों के साथ कोई बड़ी घटना घटित होती है तो जी शुवांतोग को लू चेंझोऊ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंच पर आने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो वह प्रतियोगिता को स्थगित भी कर सकते हैं। सुरक्षा सर्वोपरि, रैंकिंग द्वितीय स्थान पर। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं का भी यही सिद्धांत है। आखिरकार मार्शल आर्ट ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी एक प्रतियोगिता के परिणाम से परिभाषित किया जा सके। काली रंग की लग्जरी कार स्टार्ट हुई और मैजिक सिटी की ओर तेजी से बढ़ गई। ... उत्तर में बीजिंग, दक्षिण में जादुई शहर। डेंगलोग हॉल मैजिक सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है। इस तरह के पेशेवर दास या मार्शल आर्ट प्रतियोगिता स्थल शहरी क्षेत्रों में नहीं बनाए जा सकते हैं, ताकि मार्शल आर्ट की घटना होने पर आसपास के लोगों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। हालांकि चूंकि इस जगह पर अक्सर मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, इसलिए आसपास की व्यावसायिक सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं। जी शुवांतोग ने पहले से ही एक मार्शल आर्ट होटल बुक कर रखा था, जहां कमरों में प्रशिक्षण कक्ष भी है और एक रात का किराया 3000 से शुरू होता है। गुरुजी, आपने फिर से इतना पैसा खर्च कर दिया। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इन बातों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। थका देने वाली यात्रा के बाद चेंझोऊ, आपको आराम करना चाहिए। प्रतियोगिता से पहले अपनी मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि आपकी कुशलता बनी रहे। आप दोनों होटल में रहकर अभ्यास करें। अगर आपको सच में बोरियत हो रही है तो आप बाहर जाकर आसपास घूम सकते हैं और साथ ही चेंझोऊ के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। बस 9वें रैंक पर नजर रख ले। 9वें स्थान से नीचे चेंझोऊ सबको पछाड़ देगा। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो जी शुवांतोग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जी फेयान हंसते हुए बोली, मुझे लगता है कि इस बार सभी प्रतियोगी हमारे होटल में ही ठहरे हुए हैं।
उस इलाके में एकमात्र मार्शल आर्ट्स होटल था जहां वे रहते थे। उस चतुर लड़की ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। बस कोई गड़बड़ मत खड़ी करो, सब ठीक हो जाएगा। जी शुवांतोव ने चेतावनी दी और बोलने के बाद आराम करने के लिए होटल वापस चले गए। वह लापरवाही करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। उसका उद्देश्य द्वितीय बंधन को तोड़ना, अपने जीवन को 300 वर्षों तक बढ़ाना था, ताकि वह स्वर्गीय देर को बादलों तक पहुंचते हुए देख सके और चेंजोऊ को एक ड्रैगन में परिवर्तित होते हुए देख सके और बिना किसी पछतावे के इस दुनिया को छोड़ सके। प्रधानमंत्री हेवनली पाइल का अभ्यास समाप्त करने के बाद लू चेंजोऊ पसीने से तरबतर हो गया था और दिन का काम पूरा होने के बाद उसने स्नान किया, सुरक्षात्मक गियर पहना और सोने की तैयारी करने से पहले अपने प्रशिक्षण वस्त्र पहन लिए। डिंग डोंग, जी फेयान ने अचानक वीचैट के माध्यम से उसे नामों की एक लंबी सूची भेज दी। छोटे भाई, 9वें रैंक के प्रतियोगियों के बारे में मैंने जो जानकारी जुटाई है वह ये है। बहन, तुम्हें ये कैसे मिला? हम आस्तीन वाले कपड़े पहनकर लोगों से मिलना जुलना और नाचना, यही तो तुम्हारी बहन सबसे अच्छे से करती है। ठीक है बहन, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। लू चेंजुओ ने जी फेयान द्वारा तैयार की गई सूची को देखा। जियांगनान वू विश्वविद्यालय, लिन ज़िरो, 9वें रैंक का साधक, बाजी मुट्ठी, एक उच्च खतरनाक स्तर के शून्य प्राणी को मारने का दावा करता है, संभवतः शेखी बघार रहा है। मैजिक सिटी वू विश्वविद्यालय, ये चेन, 9वीं श्रेणी का साधक, मैंने समाचारों की जांच की, इस व्यक्ति ने एक बार अकेले ही 2 तृतीय श्रेणी के ब्लैक नाइट्स को बहादुरी से मार गिराया था, योन चुन वंश में निपुण है। वैसे ये व्यक्ति सू शहर के ये परिवार की शाखा का शिष्य होना चाहिए। मैजिक सिटी वू विश्वविद्यालय, जियांग पिंगजी, 8वें रैंक का शिखर, शार्क फॉर्म में निपुण, 9वें रैंक के 700 से अधिक चालों का आदान प्रदान कर चुका है, उसका गुरु मार्शल आर्ट मास्टर सी स्प्लिटिंग शार्क चेनशा है। सूची छोटी थी जिसमें केवल 7 लोग थे, 9वें रैंक पर 2 और 8वें रैंक पर 5, जिनमें से अधिकतर यांगिजी नदी डेल्टा, मैजिक सिटी और जियांगनान वू विश्वविद्यालयों के शीर्ष विद्यालयों से थे। सामान्य वू विश्वविद्यालयों से कुछ ही लोग थे। हालांकि ये सूची प्रतियोगियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी और लू चेंजुओ का अनुमान था कि 9वें रैंक के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या काफी अधिक होनी चाहिए। 8वें रैंक के बारे में उसने शोध करने की जहमत नहीं उठाई। शायद उसी क्षेत्र में उससे कमतर न होने वाले छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ मौजूद हों, लेकिन उनसे सामना होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए ऊर्जा बर्बाद करना उचित नहीं था। इसी बीच होटल के कमरा नंबर 302 में भाई चेन, मेरी जानकारी के अनुसार लू चेंजोऊ भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अगर आप उससे मिले तो कृपया मेरी तरफ से बदला ले लेना, भाई। उसने फांगशान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान जानबूझकर मुझे घायल किया था, जिसकी वजह से मेरी साधना में महीनों की देरी हुई। ये शियाओ अपने भाई ये चेन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने आया था। ये चेन मैजिक सिटी में अपने हाई स्कूल के दिनों में एक होनहार छात्र थे और बाद में बिना परीक्षा दिए ही मैजिक सिटी वू विश्वविद्यालय के जीनियस क्लास में दाखिला पा गए। अब 18 वर्ष की आयु में वे साधना में 9वें रैंक पर थे। मैजिक सिटी वू विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में उनकी प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचाना गया था। उन्हें लगभग 100 वर्षों में सू सिटी ये परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। दादाजी ने कहा, ये चेन प्रतियोगिता में कम से कम दूसरा स्थान हासिल करने के लक्ष्य से उतर रही थी, अगर पहला स्थान नहीं तो। घनी भौहों और बड़ी आंखों वाले चौकोर चेहरे वाले ये चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मैं कह रहा हूं कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम में कौशल की कमी थी, फिर भी इस बात पर इतना क्यों अटके हो? अगर तुम सच में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मजबूत बनने की कोशिश करो और अपना स्वाभिमान खुद वापस हासिल करो। ये शियाओ ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। लेकिन उससे पहले ही जीनियस क्लास में प्रवेश मिल चुका है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लू चेंजो साधना के किस स्तर पर थी, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने 5वें रैंक से कहीं अधिक मजबूत है। ये चेन ने बेबसी से कहा। सू शहर का ये परिवार भी एक महान मार्शल आर्ट परिवार की शाखा माना जाता है। ये परिवार के शिष्य के रूप में क्या आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक नहीं कर सकते? दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देना बेहतर है। ये शियाओ अवाक रह गया। ये चेन ने विषय बदलते हुए शांत भाव से कहा, खैर तुम मेरे सगे भाई हो। अगर मुझे इस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला तो मैं प्रतियोगिता के नियमों के दायरे में रहते हुए उसे थोड़ा सबक सिखाऊंगा। ये चेन को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने का लक्ष्य रख रहा था।
वह वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, कल वह मैजिक सिटी में ये परिवार के योंग चुन नाम का प्रदर्शन करेगा। योंग चुन, अजेय, ये शियाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। भाई निश्चित रूप से खिताब जीतेगा। वह मन में बैर रखने वाला व्यक्ति था। परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है। ... अगली सुबह डेंगलोग हॉल, एक क्षेत्रीय आयोजन होने के नाते 80,000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाले इस विशाल स्टेडियम में आश्चर्यजनक रूप से 50,000 लोग बैठे थे, जिनमें से अधिकांश यांगिजी नदी डेल्टा के उत्साही लोग थे। विश्राम क्षेत्र में जी शुवानटोग ने भावुक होकर टिप्पणी की, पहले मैं भी यहाँ प्रतिस्पर्धा करता था। जी फियान ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अब से बस हमें प्रदर्शन करते हुए देखिए। लू चेंझोउ ने बड़ी स्क्रीन पर प्रतिभागियों की पूरी सूची देखी। 256 प्रतियोगी, संख्या और प्रारूप 100 स्कूल्स एक्सचेंज टूर्नामेंट के समान ही है। हालांकि इस बार सभी प्रतियोगी डार्कफोर्स से शुरुआत करते हैं और उनमें से कई एक्वायर्ड एनलाइटनमेंट वाले हैं। लू चेंझोउ ने भी कुछ जाने पहचाने नाम देखे। जू जियुतियान, सू चेन, वांग हे, युआन जेदान, वांग कयिन। पहले के सभी प्रतिद्वंद्वी आ चुके थे, यहाँ तक कि वांग कयिन नाम की लड़की भी इस लड़ाई में शामिल होने आ गई थी। काफी समय बीत चुका था, उनकी ताकत में क्या बदलाव आया था। श्री लू बहुत दिनों बाद मिले। चेन ये पहुंचे और लू चेंझोउ से हाथ मिलाया। श्री चेन स्वस्थ हैं? जी शुवानटोग ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमान चेन, आपका क्या विचार है? क्या मेरा शिष्य आपकी कंपनी के लिए एस रेटिंग के योग्य है? चेन ये का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह अजीब तरह से हंस पड़ा। मास्टर जी में वाकई प्रतिभा को पहचानने की अद्भुत क्षमता है। चेन ये ने लू चेंझोउ से पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आप इस प्रतियोगिता में शीर्ष 8 में जगह बना सकते हैं? चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं। लू चेंझोउ को अपने मन में पूरा यकीन था, लेकिन उसने इसे जुबान पर नहीं उतारा। अच्छा, तो मुझे राहत मिली। एक साधारण उद्घाटन समारोह के बाद मेजबान ने प्रतियोगिता के विशेष अतिथियों का परिचय देना शुरू किया और बड़ी स्क्रीन पर प्रभावशाली हस्तियों की छवियां प्रदर्शित होने लगीं। सबसे प्रभावशाली अतिथि थे टूर्नामेंट के विशिष्ट अतिथि, मैजिक सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और मैजिक सिटी वू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टेडी हॉट स्वॉर्ड झोउ मिंग, जो तलवारबाजी के उस्ताद हैं और जिन्होंने एक बार हुआनपुन नदी पर ड्रैगन के आकार की तलवार से दर्शकों को चौंका दिया था, जिससे दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और विभिन्न वीडियो वेबसाइटों पर लाखों लोगों ने इसे देखा था। महानतम मास्टर्स खिलाड़ियों में 11वें स्थान पर झोउ मिंग ने चारों ओर देखा और कहा, सभी लोग आराम करें और प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्ती पहले आती है, मार्शल आर्ट बाद में। उनका मुख्य उद्देश्य तिहरे खतरे को अराजकता का फायदा उठाने से रोकना था। राष्ट्रीय नियमों के अनुसार शहर स्तर से ऊपर की प्रमुख प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आयोजकों को एक ग्रैंडमास्टर को आयोजन की देखरेख के लिए आमंत्रित करना आवश्यक है। एक ग्रैंडमास्टर की उपस्थिति फीस स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होती है। एक हेवनली लिस्ट ग्रैंडमास्टर की उपस्थिति में अर्थ, मिस्टिक और येलो लिस्ट के बाद आने वाले मास्टर्स फीके पड़ गए, फिर भी वे सभी के लिए प्रेरणादायक लक्ष्य बने रहे। प्रतियोगिता शुरू हुई और लू चेंझोउ को पहले 3 दौर में ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा जिनकी साधना का स्तर उनसे काफी कम था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह शीर्ष 16 में पहुंच गए, जहां सभी प्रतियोगी कम से कम 7वें रैंक की साधना के स्तर के थे। इस दौरान उसके सभी परिचित पराजित हो गए। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति ने अभी अभी 7वीं रैंक में प्रवेश किया था। अनजाने में ही लू चेंझोउ ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस प्रकार प्रतियोगिता का पहला दिन बिना किसी खास रोमांच के समाप्त हो गया। वांग ये हालचाल जानने के लिए आया। भाई लू, मुझे पता था कि तुम आओगे। लू चेंझोउ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ रोमांच का आनंद लेने आया हूँ। जू जियुतियान ने कहा, आपकी प्रगति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आप शीर्ष 10 में जगह बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। भाई लू, आपके प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी साधना 8वें स्तर के करीब पहुंच रही है ना? आप वाकई प्रतिभावान वर्ग के किसी व्यक्ति के योग्य हैं। सू चेन ने आह भरी। अब सब कुछ भाई लू पर निर्भर है। आप ही फांगशान की आखिरी उम्मीद हैं। वांग कयियंग और भी ज्यादा उत्साहित थी। वरिष्ठ भाई, बहुत दिनों बाद मिले। दरअसल मैं मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आपसे मिलने और अभ्यास सत्र में भाग लेने की योजना बना रहा था। अब लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ और समय के लिए एकांत में जाकर अभ्यास करूंगा। उसने स्वयं देखा था कि कैसे लू चेंझोउ ने उसे हराने वाले प्रतियोगी को 10 चालों में मंच से बाहर कर दिया था, और उसे यह एहसास हुआ कि स्कूल के अभ्यास सत्रों के दौरान उसने कितना संयम बरता था।
युवक से बातचीत करने के बाद वांग जियान अचानक वहां आ गया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, छोटे भाई, मेरा एक निकम्मा भाई था जिसने तुम्हारे पिता को आर्थिक मुआवजा देना है। मैंने उसे खूब डांट लगाई है, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनका दृष्टिकोण कहीं अधिक दूरदर्शी था। आज के प्रदर्शन को देखते हुए लू चेंझुओ की भविष्य की उपलब्धियां एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक होंगी। उनके बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, बुरे नहीं। लू चेंझुओ ने सहजता से जवाब दिया, यह मामला सुलझ चुका है, धन्यवाद सीनियर। उसने मन ही मन सोचा, मार्शल आर्टिस्ट समुदाय में कुछ बुरे लोग तो हैं, लेकिन यह असंभव सा लगता है कि कोई मामूली फायदे के लिए इतना नीचे गिर जाए और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर ले। दोपहर में हारने वालों का मुकाबला हुआ। जी शुवांटोव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए यांगेजी नदी डेल्टा के कुछ मार्शल आर्टिस्टों से दोबारा संपर्क साधा, जिनसे वह पिछले वर्षों में मिले थे, और इस तरह अपने नेटवर्क का विस्तार किया। बूढ़े जी, आपका शिष्य वाकई बहुत प्रभावशाली है। हाँ, कल शीर्ष 8 में जगह बनाना निश्चित है। आपको सचमुच एक खजाना मिल गया है। गुरु के मित्र अपनी ईर्ष्या को मुश्किल से छिपा पा रहे थे। उनके परिचित अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट केवल पहली बाधा को ही तोड़ पाए थे और अपने जीवनकाल में दूसरी बाधा को तोड़ना उनके लिए असंभव था। इसलिए उनके जीवन भर की सबसे बड़ी आशा कुछ शक्तिशाली शिष्यों को प्रशिक्षित करना था ताकि वे अखाड़े में अपना नाम कमा सकें। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रिय पालतू जानवर से लड़ते समय शिष्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर गुरु को गौरव प्राप्त होता था। चेंझोऊ नामक वह जानवर स्पष्ट रूप से पौराणिक श्रेणी का पालतू जानवर था। उस रात जी शुवांटोव ने लू चेंझोऊ को फाइनल की तैयारी के लिए जल्दी आराम करने का निर्देश दिया। वह खुद होटल में कुछ पुराने दोस्तों के साथ अनौपचारिक रूप से ड्रिंक करने के लिए मिले। यदि शिष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता न होती तो जी शुवांटोव अपनी खुशी का जश्न मनाने के लिए खूब शराब पीकर झूम उठते। आजकल उन्हें अपने हर काम में लू चेंझोऊ का ध्यान रखना पड़ता था। अगले दिन डेंगलोग मार्शल आर्ट्स हॉल में 32 फाइनलिस्ट एकत्रित हुए। जी शुवांटोव ने गंभीरता से कहा, चेंझोऊ, ये चेन उसकी प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट की सूर्य विस्फोटक उंगली बहुत शक्तिशाली है। ये योन चुन वंश से उत्पन्न एक उच्च स्तरीय प्रथम श्रेणी की उंगली तकनीक है जो फांगशान प्रतियोगिता में आपके सामने आए ये शियाओ द्वारा इस्तेमाल की गई चंद्रमा दर्शन उंगली से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह ये शियाओ का भाई लगता है, दोनों सू शहर के ये परिवार से हैं। क्या सू सिटी ये परिवार का मेन्नान ये परिवार से कोई संबंध है? शायद यह एक शाखा है जो अलग होकर कहीं और बस गई है। सू शहर के ये परिवार के मुखिया ड्रैगन स्लाइसिंग फिंगर ये गांव हैं जिन्होंने दूसरी बेड़ियों को तोड़ दिया है। वे काफी शक्तिशाली हैं। हालांकि अब उनकी उम्र काफी बढ़ गई है, उनका ची ब्लड कमजोर हो गया है, वे अपनी चरम सीमा से बहुत दूर हैं और वे बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा। लू चेंझोऊ ने ये चेन की लड़ाई देखी थी। वह अपनी 10 उंगलियों के भीतर ही दुश्मन को मार सकता था और हमेशा प्रभावी ढंग से प्रहार करता था। टकराव की आशंका से उसका खून खौल रहा था। शीर्ष 16 में जगह बनाने की लड़ाई में लू चेंझोऊ का प्रतिद्वंदी 7वें रैंक का खिलाड़ी था, जिसे 7 चालों में ही हराकर मंच से बाहर कर दिया गया। समय बीतने के साथ शीर्ष 16 में बचे लगभग सभी खिलाड़ियों की साधना 8वें रैंक की थी और सच्चे उस्तादों के लिए मंच तैयार हो गया था। डेंगलोग मंदिर के आसपास 16 बड़ी स्क्रीनों पर प्रतियोगियों के चेहरे दिखने लगे, जिनके बगल में समर्थन दरों के विकल्प दिए गए थे। उत्साही होस्ट ने घोषणा की, अपने पसंदीदा प्रतियोगी को वोट दें। इस प्रतियोगिता के बाद जीत या हार की परवाह किए बिना हम दर्शकों के वोटों के आधार पर सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी का चयन करेंगे। डियाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मकसद पैसा कमाना था। कभी कभी लोकप्रियता केवल ताकत पर आधारित नहीं होती, सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना और प्रचारित करना आसान होता था। मेजबान के बोलते ही ये चेन, लिन ज़िरोग और अन्य प्रतियोगियों की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। उन्होंने पिछले दिन अपने अपने मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। ये चेन और लिन ज़िरोग ने मेजबान द्वारा चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार माने जा रहे 8वें रैंक के खिलाड़ी को 3 चालों के भीतर ही हरा दिया था। इनमें से ये चेन अपनी आकर्षक छवि और पहली ही नज़र में अच्छे प्रभाव के कारण बाकी सभी से काफी आगे थे, जबकि लू चेंझोऊ 8वें रैंक पर थे। उनका प्रदर्शन सभी ने देखा था, लेकिन ये चेन और अन्य प्रतियोगियों के प्रदर्शन जितना सनसनीखेज नहीं था। जी जुआनटोग ने व्यंग्य किया, हम ये लोग असली कीमत को पहचान नहीं सकते। जी फेयान मुस्कुराए, छोटे भाई, फाइनल में जब तुम अपनी कमीज उतारोगे और अपना तांबे का बुद्ध अर्हत शरीर दिखाओगे, तब देखना क्या होगा।
मैं गारंटी देता हूं कि दर्शकों में मौजूद अधिकांश पुरुष तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम ये चिन्ह पर पूरी तरह हावी हो जाओगे। शी रुयू भी दिल खोलकर हंस पड़ी। यह एक अच्छा मुद्दा है। अपनी बड़ी बहनों के मजाक के बीच लू चेंजोऊ मंच पर चढ़ गए। ऊपर जाने से पहले उसने आत्मविश्वास से जी शुवांतोग से कहा, गुरुजी, आज मैं फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल का गौरव बढ़ाऊंगा और डेंगलोग में अपना नाम रोशन करूंगा। जी शुवांतोग कुछ पल के लिए चौंक गई, फिर मुस्कुराए। अच्छा, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। वह जानता था कि यह लू चेंजोऊ द्वारा एहसान चुकाने का तरीका था। ये शांत और कम बोलने वाला शिष्य हमेशा अपने दिल में उसके लिए चिंता रखता था। बूढ़े जी की आंखों में आंसू थे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर लू चेंजोऊ का अंततः एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से सामना हुआ। नीले रंग के प्रशिक्षण वस्त्र पहने और 1.9 मीटर लंबे प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मुठ्ठियां जोड़कर कहा, ताइलैंड मार्शल आर्ट्स हॉल, जियांग पिंगजी। प्रतिद्वंद्वी की लोकप्रियता 7वें स्थान पर थी और उसके गुरु ने कहा कि उसने संभवतः आधुनिक हाथी रूप संप्रदाय के शार्क रूप का अभ्यास किया था और उसकी क्रूरता समुद्र में एक विशाल सफेद शार्क के समान थी। ड्रैगन सिटी में हाथी का रूप मुख्य रूप से पारंपरिक था। आधुनिक हाथी रूप को लू चेंजोऊ के आसपास सहपाठी वांग होनदाओ द्वारा ही विकसित किया गया था। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल, लू चेंजोऊ। सलामी लौटाने के बाद लू चेंजोऊ ने बाघ की मुद्रा में खुद को स्थापित कर लिया। एक जोरदार चीख के साथ जियांग पिंगजी तीर की तरह आगे बढ़ा। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां लहरों की तरह फड़फड़ा रही थीं, उसके पैर तैरती मछली की तरह फुर्तीले थे। उसने बाघ मुद्रा अपनाए और तेजी से लू चेंजोऊ के पास पहुंच गया और अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए शार्क का मुंह बनाया, सीधे प्रतिद्वंद्वी के पेट पर निशाना साधा। लू चेंजोऊ शांत और संयमित हथेली नीचे करके बचाव किया, जबकि उसका बायां हाथ बाघ के पंजे की तरह हिलते हुए जोर से आगे बढ़ा। शुरुआती झड़प के बाद एक जोरदार धमाके के साथ जियांग पिंगजी ने अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया और पीछे हट गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि लू चेंजोऊ की ची शक्ति उससे कहीं अधिक है। उसने अपनी युद्ध शैली बदलने का फैसला किया और लंबी दूरी से वार करने की माहिर शार्क फॉर्म की तकनीक, वेव पेनिट्रेशन स्किल, का इस्तेमाल किया। अपने भीतर समुद्र की लहरों जैसी ऊर्जा के साथ उसने एस आकार की चालों से लू चेंजोऊ को परेशान किया। हर चुके हुए वार के बाद तेजी से पीछे हट गया और कभी भी आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। शार्क समुद्र का बाघ है। लू चेंजोऊ, इसे ले लो। जियांग पिंगजी ने एक चाल चलने का नाटक किया, टाइगर टेल लेग से लू चेंजोऊ को चकमा दिया, फिर उछलकर लू चेंजोऊ के पीछे कलाबाजी की और अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर शार्क के मुंह से हमला किया। नीचे जाना। जियांग पिंगजी बेहद आत्मविश्वासी थी। उसने अभी अभी इसी चाल से 8वें रैंक के प्रतिद्वंद्वी को हराया था। लू चेंजोऊ के स्वेलो फॉर्म शेकिंग फीट में शक्ति के एक चतुर विस्फोट ने उनके शरीर को घुमाया, आटे की तरह मोड़ा। उनका दाहिना हाथ एक बड़े लूप में घूमा, प्रतिद्वंद्वी की दाहिनी कलाई को जकड़ लिया, जिसके बाद एक विनाशकारी टाइगर गॉड किक मारी, मानो आसमान गिर रहा हो। टकराना। महान समुद्री लहरों की शक्ति से प्रभाव को कम करने के बावजूद जियांग पिंगजी का पेट ऐसे हिल रहा था मानो कोई नदी उफान मार रही हो। उसने लू चेंजोऊ के निचले शरीर पर शार्क टेल स्वीप से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लू चेंजोऊ ने यिन यांग छाता स्पिन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर चक्कर लगाया और हमले से बचते हुए उसी शक्ति का उपयोग करके उसे फेंक दिया और आगे की ओर खिसकते हुए अपनी दाहिनी कोहनी को जोर से बाहर निकाल दिया। यह कोहनी का प्रहार ऐसा था मानो बाघ देवता स्वर्ग में आ गिरे हों, अजेय। जियांग पिंगजी हवा में उछलकर प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा गिरी। लू चेंजोऊ के सी स्वीपिंग बॉडी ने आक्रमण को जारी रखा, जिससे प्रतिद्वंद्वी को उठने का मौका ही नहीं मिला। लड़ाई बंद करो, मैं स्वीकार करता हूं। कई बार बुरी तरह घायल हो चुके जियांग पिंगजी ने लड़ने की इच्छा खो दी थी। वह पहले भी 9वें रैंक के विरोधियों से लड़ चुका था, लेकिन लू चेंजोऊ जितना दमनकारी कोई नहीं था। लू चेंजोऊ ने अपनी हरकतें रोक दी और उसे ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैच के लिए धन्यवाद, जियांग पिंगजी ने उदास स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि शार्क फॉर्म कमजोर है, बस मैंने अभी तक आग पर ठीक से नियंत्रण हासिल नहीं किया है। हाथी रूप के नए संप्रदायों में एक अनोखी एकजुटता थी, जो अपनी आक्रामक प्रगति पर गर्व करते हुए पुराने हाथी रूप के संप्रदायों के बीच उभरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनमें शार्क और व्हेल सबसे शक्तिशाली थे। इसलिए नए संप्रदायों को कभी कभी मजाक में महासागरीय संप्रदाय भी कहा जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। कमेंटेटर की आवाज सुनाई दी। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के विजेता लू चेंजोऊ। दर्शकों ने ताली बजाए और जयकारे लगाए।
बहुत बढ़िया, मैच ऐसा ही होना चाहिए। बेहद रोमांचकारी, ये सचमुच एक ड्रैगन और बाघ की लड़ाई थी। ऐसा लगता है कि इस भूमि का बाघ अभी भी श्रेष्ठ है। समुद्र के बाघ ने भी बुरा प्रदर्शन नहीं किया। एक अन्य विश्राम स्थल पर ये चेन के चेहरे पर गंभीरता के कुछ अंश दिखाई दिए। उसमें कुछ कौशल है, मुझे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके बगल में ये शियाओ का चेहरा बिगड़ा हुआ था। यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। मुझे याद है आपने कहा था कि वह अरहत कौशल का अभ्यास करता था। ये सही है। किस क्षेत्र में पता नहीं। ये चेन ने ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इस मामले को छोड़ दिया। जब तक ये पूर्णता नहीं है तब तक भले ही ये तांबे की बुद्ध अरहत प्रतिमा हो, मैं इसे सूर्य विघटनकारी उंगली से हिला सकता हूँ। कठिन किगोंग में महारत हासिल करना इतना मुश्किल है, इसे आसानी से कैसे पूर्ण किया जा सकता है। पब फ्यूचर एड्स। उन्हें लगा कि लू चेंझोऊ की हार्ड किगोंग को ज्यादा से ज्यादा मामूली सफलता ही मिली है। ग्रैंड मास्टर झोऊ ने लू चेंझोऊ की आकृति को पीछे से देखा और मन ही मन सोचने लगे। दिलचस्प, टाइगर स्वेलो के दोहरे रूप एक अच्छा विचार है, लेकिन ये चेन को हराना अभी भी मुश्किल लग रहा था। साधना का अंतर तो था ही, और यह उसका अंधा आत्मविश्वास नहीं था। वह ये बात जानता था क्योंकि ये चेन मैजिक सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से उसका ही एक शिष्य था। उसने दूसरी ओर के प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। लिन जीरो की बाजी फिस्ट भी बहुत शक्तिशाली है। सभ्यता के लिहाज से ताई ची दुनिया को स्थिर करती है, युद्ध कला में बाजी फिस्ट सर्वोपरि है। हालांकि टाइगर फॉर्म भयंकर है, लेकिन बाजी के मुकाबले वह कमजोर है। लेकिन अगर 8वें दर्जे की साधना वाला ये लड़का सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है तो वह डेंगलोग हॉल में अपना नाम कमा लेगा। उनके ग्रैंडमास्टर की दूरदृष्टि तीक्ष्ण थी। उन्हें लगा कि लू चेंझोऊ में शीर्ष 4 में रहने की क्षमता है। 9वें रैंक के नियमित प्रतिद्वंद्वी शायद इस लड़के का मुकाबला न कर पाए। प्रतियोगिता जारी रही। 7वें स्थान पर काबिज जियान पिंजी को हराने के बाद लू चेंझोऊ शीर्ष 8 में जगह बनाने में सफल रहे और उनकी लोकप्रियता भी बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गई, जो प्रबल दावेदार 9वें रैंक के मास्टर्स से ठीक पीछे है। जी शुवानटोग और उनकी दोनों वरिष्ठ बहनों को आश्चर्य नहीं हुआ। जी जुआनटोग ने याद दिलाया, चेंझोऊ, अगर अगली बार तुम्हारा मुकाबला लिन जीरो से हो तो पहले से ही अरहत कौशल को सक्रिय कर लेना। बाजी मुट्ठी मुक्केबाजी की सभी विधाओं में सबसे भयंकर है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गुरु को डर है कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, बल्कि हमें चिंता है कि कहीं वह गलती से तुम्हें घायल न कर दे। उसकी 9वीं श्रेणी की साधना को कम नहीं आंकना चाहिए। समझ गया गुरुजी। अगर आपका सामना ये चेन से हो रहा है तो उसके सामान्य उंगली के वार या उसकी चुपती उंगली के वार का विरोध न करें। मैंने देखा है कि उसकी उंगलियां अब मूसल की तरह चिकनी और शक्तिशाली हो गई हैं। एक उंगली का वार, यहां तक कि तांबे के बुद्ध अरहत पर भी, आपकी सुरक्षा को भेदने या आंतरिक चोटें पहुंचाने के लिए काफी हो सकता है। सही समय का इंतजार करें, उसकी बुद्धि को अशांत करें और लड़ाई को तुरंत समाप्त कर दें। शिष्य समझ गया। लू चेंझोऊ ने अपनी सांसों को शांत किया और अपनी ऊर्जा को बचाकर युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। वह टाइगर एविल और टाइगर रोर का इस्तेमाल विशेष रूप से 9वें रैंक के विरोधियों से निपटने के लिए नहीं कर रहा था। सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। जी शुवानटोग अचानक जोर से हंस पड़ी। हाँ, चेंझोऊ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा मुकाबला भी 8वें रैंक के प्रतिद्वंद्वी से है। जी फेयन मुस्कुराए और बोली, इससे तो ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि छोटा भाई आसानी से प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेगा। शी रुयू ने भी इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। हार ची गोंद के बिना भी 8वें रैंक पर छोटे भाई की टाइगर फॉर्म में महारत बाकी सभी से कहीं बेहतर थी। वह अपने साथियों के बीच लगभग अजेय था, और वास्तव में यही बात सच साबित हुई। अगले मैच में 30 से भी कम चालों में लू चेंझोऊ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और उनकी लोकप्रियता 3रे स्थान पर पहुंच गई। लू चेंझोऊ ने चुपचाप शीर्ष 4 में जगह बना ली है। क्या वह अप्रत्याशित विजेता साबित हो सकता है? वह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। किसी ने अपने स्मार्टफोन पर लू चेंझोऊ के बारे में जानकारी ढूंढी और हैरानी से कहा, दरअसल वह सू सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के चैंपियन हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह शहर का चैंपियन है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने देखा है कि इस लड़के की किस्मत वाकई अच्छी है। इन दोनों प्रतियोगिताओं में उसका मुकाबला हमेशा कम लोकप्रिय प्रतियोगियों से ही हुआ है। अगर उसका मुकाबला ये चेन जैसे किसी से होता तो शायद वह बाहर हो जाता। इसे सौभाग्य कैसे माना जा सकता है? चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार तो कुछ ही हैं, उनमें से किसी के साथ मुकाबला न होना तो बिल्कुल सामान्य बात है।
उसने अपनी काबिलियत के दम पर यहां तक का सफर तय किया है। उनमें से कुछ लोग सू शहर में लू चेंझोऊ के अनुयायी थे। अपने शहर के प्रतियोगी को सेमीफाइनल में पहुंचते देख वे बेहद उत्साहित थे। प्रतियोगिता इसी के लिए तो होती हैं। हर कोई हमेशा अपनेपन की एक अनूठी भावना पा सकता है, चाहे वह शहर, स्कूल, मार्शल आर्ट अकादमी या गुट से संबंधित हो। जैसे ही शीर्ष 4 की सूची घोषित की गई, प्रस्तुतकर्ता ने उत्साहपूर्वक कहा, योंग चुन ये चेन, 8वें परम लिन ज़िरोंग, हाथी रूप लू चेंझोऊ, बाय मेई झांगबिंग, इन 4 युवा उस्तादों में से कौन आज डेंगलों के शिखर पर पहुंचेगा। बड़े पर्दे पर केवल 4 चेहरे ही बचे थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ उनकी संबंधित मार्शल आर्ट्स अकादमी और स्कूल मौजूद थे। जी शुवांटोंग अपनी मार्शल आर्ट्स अकादमी को बड़े पर्दे पर देखकर अपनी खुशी नहीं रोक पाए। शीर्ष 4 में पहुंचकर वह पहले से ही बेहद संतुष्ट थे। बाकी तीनों, जो सभी 9वें रैंक के कुलीन खिलाड़ी थे, वास्तव में कड़े प्रतिद्वंद्वी थे। स्टैंड से ग्रैंडमास्टर झोऊ ने शीर्ष 4 में शामिल एकमात्र 8वें रैंक के दावेदार को देखा। ये चेन के लिए चैंपियनशिप जीतना अब उतना सुरक्षित नहीं लग रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान उन्होंने देखा कि लू चेंझोऊ में क्रॉस ट्रेनिंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे, और वह भी बुनियादी स्तर पर नहीं। शायद यह उसकी कम साधना क्षमता की भरपाई के लिए पर्याप्त हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर यह युवक चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हो जाता है, तो इससे शायद क्रॉस ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा क्रेज पैदा हो जाएगा, जिसके बाद कई लोग इस जाल में फंस जाएंगे और फिर जल्दी ही इसे छोड़ देंगे। एक ग्रैंडमास्टर के रूप में उन्होंने ऐसा कई बार होते देखा था। सेमीफाइनल मुकाबलों की सूची जारी कर दी गई है। उन्हें देखकर जी शुवांटोव के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। ये चेन, उन्होंने मंच पर कदम रख रहे लू चेंझोऊ की ओर मुड़कर कहा। चेंझोऊ, सुरक्षा सर्वोपरि, निश्चिंत रहें स्वामी जी। लू चेंझोऊ ने शायद ही कभी इस तरह के आत्मविश्वास से पूर्ण बयान दिए हों। अच्छा, तो चलो उसकी जमकर पिटाई करते हैं। ओल्ड जी काफी उत्साहित था और पहले से ही चैंपियनशिप जीतने के सपने देख रहा था। उनके शिष्य के ऐसे लहजे का मतलब था कि मैच लगभग जीत लिया गया था। दूसरी ओर ये चेन भी ये शियाओ की उत्सुकतापूर्ण उम्मीदों के बीच मंच पर आई। भाई, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये चेन को अपने भाई की परवाह नहीं थी और वह गुस्से में वहां से चला गया। लू चेंझोऊ के प्रदर्शन को देखकर उसे लगा कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस हैवीवेट मुकाबले ने डेंगलोग हॉल में जोश की आग सी लगा दी। योंग चुन ये चेन लोकप्रियता में इस समय काफी अंतर से शीर्ष पर है। हाथी के रूप में लू चेंझोऊ एक समान रूप से प्रतिभाशाली अप्रत्याशित प्रतिभा, दिग्गजों का ऐसा टकराव वाकई रोमांच से भर देता है। असंख्य निगाहें अंगूठी पर टिकी हुई थीं। ये चेन एक जबरदस्त ताकत थी। उन्होंने अपनी मुद्रा धारण की और दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाया। हथेलियों को पलटा, बाईं हथेली और दाहिनी मुट्ठी, जिसमें फैली हुई हथेली चंद्रमा और बंद मुट्ठी सूर्य के समान लग रही थी। सूर्य और चंद्रमा एक साथ उभर रहे थे, जो चमक का प्रतीक था। सु ये मार्शल आर्ट हॉल, योंग चुन ये चेन। लू चेंझोऊ ने भी वैसा ही इशारा किया और अपनी मुद्रा निर्धारित करते हुए शरीर के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया और अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया। उनकी मांसपेशियां एक काले अजगर की तरह कुंडली मार बैठीं। वह धीरे धीरे ये चेन की ओर बढ़े और उनके साथ द्वंद्व युद्ध शुरू किया। कुछ क्षण अवलोकन करने के बाद ये चेन तेजी से आगे बढ़ा और दूरी कम करने लगा। उसके हाथ प्रेत जैसी परछाइयों की तरह लगातार सूर्य विस्फोट करने वाले प्रहार कर रहे थे, जिससे हवा में गड़गड़ाहट हो रही थी और अदृश्य तरंगें ज्वार की लहरों की तरह हर प्रहार के साथ रिंग की धूल उड़ा रही थीं। उनकी उपस्थिति अन्य किसी भी प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थी। हे भगवान, ये मूके कितने तेज हैं, इन्हें ठीक से देख पाना वाकई मुश्किल है। इसे कैप्चर करने के लिए आपको 10 गुना धीमी गति वाला कैमरा चाहिए होगा, है ना? वास्तव में 9वें रैंक के योग्य योंग चुन के योग्य बहुत शक्तिशाली। योंग चुन अजेय है। दर्शक दीर्घा में मौजूद योंग चुन के सभी प्रशंसक जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हाथी का कोई भी रूप हो, वो योंग चुन के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, टाइगर फॉर्म नाम ही बहुत भयंकर लगता है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में शब्दों से प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर हमला करना भी जायज है। मार्शल आर्ट वास्तव में आत्मा और शरीर दोनों का संवर्धन है। यदि किसी व्यक्ति की भावनाएं आसानी से उत्तेजित हो जाती हैं, तो ये दर्शाता है कि उसके प्रशिक्षण में कमी है। रिंग पर लू चेंझोऊ के टाइगर फॉर्म वाले हाथ लगातार घूमते और मुड़ते रहे। ये चेन के तूफानी हमलों से बचाव के लिए वे लगातार पीछे हटते रहे। ये चेन के मुके बहुत तेज और घने थे। हर एक में कोहनी की डार्क फोर्स थी, जो बहुत शक्तिशाली तो नहीं थी,
लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में गति ही सबसे महत्वपूर्ण है। लड़ाई शुरू होते ही लू चेंझोउ रक्षात्मक मुद्रा में थे, लेकिन वे घबराए नहीं। ब्लैक टाइगर एक जवाबी हमले की मुक्केबाजी तकनीक थी, उनका शरीर कांपता और चकमा देता रहा, और हुआ क्षेत्र लगातार ये चेन के मुक्कों की ताकत को बेअसर करता रहा। यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन। ये चेन के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। भाई, ये की दृष्टि शक्ति बहुत अच्छी है। लू चेंझोउ ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी रक्षा करने वाली दाहिनी हथेली अचानक बाघ के पंजे की तरह कस गई, और उसने ये चेन की बाईं भुजा को जकड़ने का प्रयास किया। ये चेन की बाईं भुजा अचानक विलो की शाखाओं की तरह हिलने लगी और बाघ के पंजे के हमले से बच गई। पुराना विलो पेड़ हवा के बल को सहन करता है। लू चेंझोउ ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। हाँ 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 भाई, लू की आंखों की शक्ति भी बुरी नहीं है। ये चेन ने अपना बायां हाथ सीधा किया, गुप्त शक्ति का संचार करते हुए उसने अपनी बाईं मुट्ठी खोली और आगे की ओर वार किया। हथेली दाईं ओर घूम गई, बाईं हथेली की कलाई मुड़ गई, हथेली की उंगलियां पहले जमीन की ओर गईं, फिर अचानक आसमान की ओर ऊपर की ओर उठीं। सूर्य को चीर देने वाला, आकाश में उड़ने वाला तीर। ये प्रहार किसी तनी हुई लता या सीधी की गई चाबुक की तरह था, जिसकी तीव्रता आकाश को चीर देने वाली थी। स्नैप! लू चेंझोउ ने अपनी निचली बांह से अवरोध उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें अपने अंग में तेज दर्द महसूस हुआ। उंगली की इतनी शक्तिशाली तकनीकें! अगर मेरे पास हार्ड चीगोन का सुरक्षात्मक कवच न होता तो ऐसे वार सहना वाकई मुश्किल होता। साधारण 8वें रैंक का योद्धा तो कई वार झेल ही नहीं सकता। क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लायक, सचमुच छिपे हुए ड्रैगनों और घात लगाए बैठे बाघों का अड्डा। ये यात्रा वाकई सार्थक रही। अंडरस्कोर 6 एक प्रहार हुआ और ये चेन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। ये कैसे संभव है? वह अप्रभावित कैसे रह सकता है? उनका सूर्य विनाशकारी और दिव्य काटने वाला बाण नीले पत्थर को भी चीरने में सक्षम होना चाहिए। अचानक उसे एक संभावना सूझी और वह विस्मय से बोला, क्या आपने सचमुच तांबे के बुद्ध अर्हत शरीर की साधना की है? और यह हाल ही में नहीं हुआ होगा, अन्यथा यह उसकी उड़ती हुई आकाश की ओर इशारा करती उंगली का सामना नहीं कर पाता। भाई, ये आपकी नज़र बहुत पैनी है। हंसी के बीच लू चेंझोउ ने अपने बाघ के पंजे से बगल की ओर हाथ बढ़ाया और ये चेन के पेट की ओर इंच फोर्स से प्रहार किया। उसके हाथ में केंद्रित डार्क फोर्स ये चेन के बचाव में लगे हाथ से टकरा गई। हाथ पीछे खींचते हुए ये चेन ने अपनी बाह पर 5 स्पष्ट लाल खरोंच के निशान देखे, मानो किसी बाघ ने उन्हें नोच डाला हो। बहुत बढ़िया, वाकई प्रभावशाली हार्ट की गोंद। ये चेन घबराया नहीं बल्कि बेहद खुश हुआ, बल्कि उसकी लड़ने की भावना और भी जागृत हो गई। चलो फिर से शुरू करते हैं। उनके पहले मुकाबले में किसी को भी फायदा नहीं हुआ। लू चेंझोउ जानता था कि अर्हत कौशल के बिना उसकी 8वीं श्रेणी की साधना ये चेन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। इस आदमी का यौन चुन अभ्यास बहुत ही बढ़िया है। ये शियाओ की तो कोई तुलना ही नहीं है। ये चेन ने गहरी सांस ली, उसकी बाहों की मांसपेशियां तन गईं। हालांकि उसके पास हार्ट की गोंद का ज्ञान नहीं था, फिर भी वह कम समय में वार सहने की क्षमता बढ़ाना जानता था। मौजूदा हालात में उसे तेजी से और निर्णायक कदम उठाना था। अगर वह अपने प्रतिद्वंदी के साथ लंबी लड़ाई में उलझा रहा तो उसकी हार निश्चित थी। वह आगे की ओर झपटा और लू चेंझोउ के ब्लैक टाइगर स्ट्रेट पंच पर दबाव बनाया। उसका दाहिना हाथ लू की दाहिनी मुट्ठी के ऊपर से घूमकर ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा जैसे आपस में चिपक गया हो और गले तक पहुंच गया। उसकी चारों उंगलियां आपस में मिलकर एक धारदार ब्लेड की तरह बन गईं, जिसमें हल्की सफेद जैद जैसी चमक झिलमिला रही थी, और उसने स्वर्गीय हृदय को भेद दिया। उनकी सूर्य को चीर देने वाली उंगली केवल छोटी सफलता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि महान सफलता की ओर अग्रसर थी। सूर्य को चीर देने वाला, दिव्य भेदन करने वाला तीर। लू चेंझोउ ने पीछे झुककर बाल घातक हमले से खुद को बचाया। ये देखकर ये चेन की भुजाएं लंबी चाबुकों में बदल गईं, उसकी उंगलियां भाले की नोकों की तरह तेज हो गईं और उसने भयंकर चाबुक मुक्केबाजी का हमला कर दिया। उसका हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि शुरुआत में लू चेंझोउ पूरी तरह से कमजोर नजर आ रहा था। हालांकि एक मजबूत बुलिया की तरह जो कभी गिरती नहीं, चेंझोउ ने हर बार अहम मौकों पर खतरे को सुरक्षा में बदल दिया, जिससे दर्शक बार बार अचंभित होते और फिर राहत महसूस करते रहे, यहां तक कि मेजबान भी इस नज़ारे से स्तब्ध रह गया। कितना रोमांचक मुकाबला है। वे पहले ही सैकड़ों चालें चल चुके हैं। मुझे पहले लगा था कि ये चेन आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का लग रहा है। इस लू चेंझोउ में कुछ खास बात है, लेकिन वह हमेशा निष्क्रिय रहता है। देर सवेर ये चेन को मौका मिल ही जाएगा और वह उसे हरा देगा।
घटनास्थल पर मौजूद कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी आश्चर्यचकित थे। लू चेंजोऊ का ची ब्लड ये चेन की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर था, फिर भी वह अब तक टिके रहने में कामयाब रहा था, जो कोई आसान काम नहीं था। अगर वह हार भी जाता है तो भी यह एक सम्मानजनक हार होगी। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। एक मार्शल आर्टिस्ट ने गौर किया कि किसी समय स्थिति पलट गई थी। लू चेंजोऊ की खून से लथपथ भुजाओं और फटे पुराने प्रशिक्षण वस्त्रों के नीचे सूर्य के प्रकाश में एक कांस्य जैसी चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, उसने ये चेन के सूर्य विस्फोट पृथ्वी विभाजन को सहन किया और मौका पाकर एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली, जबकि उसका घुटना ऊपर की ओर उठा। ये चेन ने अपने पैरों से रोकने की कोशिश की, लेकिन चेंजोऊ की चाल में फंस गया और पहले छिपा हुआ बाघ की भयानक दहाड़ अचानक फूट पड़ी, जिसकी गूंज आकाश और पृथ्वी के बीच सुनाई दी। गर्जन। लू चेंजोऊ का घुटने का झटका एक छल था, क्योंकि वह तेजी से नीचे झुक गया और एक जोरदार लात मारी जिससे ये चेन चौंक गया। लू चेंजोऊ के टाइगर फॉर्म हॉट स्टीलिंग ने ये चेन की छाती पर सीधा प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ ये चेन के प्रशिक्षण वस्त्र फट गए, जिससे उसकी छाती पर पंजे के निशान दिखाई दिए। तीव्र दर्द को सहते हुए ये चेन ने लू चेंजोऊ के ब्लैक टाइगर रैंडिंग क्लॉ को रोकने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि उसका मुक्का कमजोर और हवा में तैरता हुआ था, जैसे कोई अबाबिल धरती पर मंडरा रही हो, शांत और धोखे से भरी हुई। लू चेंजोऊ ने एक बार फिर अपनी बाईं बाह के नीचे से अपना दाहिना पंजा बाहर निकाला। अबाबिल पक्षी ने तीखी आवाज निकाली और आकाश की ओर उड़ते हुए बादलों में एक भयंकर बाघ में रूपांतरित हो गया। गर्जन। दूसरी बार बाघ की भव्य और शक्तिशाली दहाड़ सुनाई दी। इसे ही टाइगर स्वेलो स्काई कैनन कहा जाता है। लू चेंजोऊ को एक दिन पहले जी फेयान के साथ अभ्यास करते समय एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा विचार उधार लिया और उसे अपने मुक्केबाजी के दांवपेच में शामिल कर लिया। यह मुक्का, जो देखने में हल्का लग रहा था, वास्तव में 1000 जून के बराबर बल रखता था और ये चेन के जबड़े पर लगा, जिससे वह क्षण भर के लिए मानो बिजली गिरने से चकरा गया हो और लगातार झंझनाहट महसूस कर रहा हो। यदि उसने लौह मस्तिष्क कौशल का अभ्यास न किया होता तो प्रारंभिक अवस्था में किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिर सबसे कमजोर अंग होता, इसलिए सिर की रक्षा करना सर्वोपरि है। लेकिन ये चेन लू चेंजोऊ के टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स से धोखा खा गया। उसने अवरोधन तकनीक को टाइगर फॉर्म समझ लिया, जबकि उसे स्वेलो फॉर्म को रोकना चाहिए था। बार बार हमले झेलने के बाद उसने क्षण भर के लिए अपना विवेक खो दिया, जिससे लू चेंजोऊ को घातक आक्रमण करने का अवसर मिल गया। टाइगर स्वेलो के दोहरे रूपों का यही अर्थ है। वास्तविकता और छल के मिश्रण में कौन बता सकता है कि मैं बाघ हूं या अबाबिल। 100 चालों तक दबाए जाने के बाद लू चेंजोऊ ने थंडरक्लैप विधि से पलटवार किया। आकाश को भेदने वाले जबड़े के प्रहार के बाद लगातार ब्लैक टाइगर चार्जिंग पंच मारे, डार्क फोर्स फूट पड़ा और चटकने की आवाज अंतहीन हो गई। कई हमलों के बाद ये चेन पतन की डोर कटने की तरह प्लेटफॉर्म से नीचे गिर पड़ा। उठने के बाद उसका सुंदर चेहरा थोड़ा चोटिल था, धूल से सना हुआ था और वह असमंजस में था। मंच पर खड़े होकर लू चेंजोऊ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं आपकी दयालुता का ऋणी हूँ। ये चेन कुछ पल के लिए अचंभित खड़ा रहा। वह अभी भी हाल ही में हुई चालों के आदान प्रदान पर विचार कर रहा था। मैं हार गया। मैं 8वें रैंक वाले से हार गया। उन्होंने 9वें रैंक को कई बार हराया था। कुछ देर बाद ये चेन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। मैं कौशल में हीन हूँ। आपकी हार्ट किगोंग और टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म बहुत शक्तिशाली हैं। यदि लू चेंजोऊ ने प्रारंभिक चरणों में सहनशक्ति के लिए हार्ट किगोंग का उपयोग न किया होता, तो उनकी भयंकर चालों की श्रृंखला एक साधारण 9वें रैंक के योद्धा को भी पल भर में पराजित कर देती। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का प्रशिक्षण होना वाकई अद्भुत है। ये शियाओ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और लगातार बुदबुदाता रहा। असंभव, मेरा भाई उससे कैसे हार सकता है। उसका भाई 9वें रैंक का सैनिक है, जो सूर्य विस्फोटक उंगली के अधीन है, जिसके जीवित रहने की संभावना 10 में से 1 है। वह अकेले अपने भाई के खिलाफ भी नहीं जीत सकता था। 10 ऐसे लोगों की तो बात ही छोड़िए। क्या इसका मतलब यह है कि लू चेंजोऊ उसके 10 साथियों को हरा सकता है? महज आधे साल में ही उनके बीच का अंतर इतना बढ़ गया था। ये शियाओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि लू चेंजोऊ ने साधना कैसे की थी। रॉकेट पर इतनी तेजी से कोई सुधार नहीं कर सकता। वह इस जीवन में बदला लेने के बारे में भूल सकता है। ये चेन विश्राम क्षेत्र में दाखिल हुआ। अपने भाई की ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, देखा, तुम उससे ईमानदारी से हार गए।
अब लू चेंजहो से पंगा मत लेना, वरना तुम सू शहर के ये परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे और तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये शियाओ की प्रतिभा ऐसी है कि ये परिवार की विरासत को देखते हुए उसे किसी भी समय दरकिनार किया जा सकता है। आज के दौर में अगर किसी मार्शल आर्ट परिवार में सद्गुणों की कमी है तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये शियाओ बस खाली निगाहों से देखती रही, चुप रही। मैं समझता हूँ। डेंगलोग हॉल के स्टैंडों पर जयकारों की गूंज ज्वार की तरह फूट पड़ी। लू चेंजहो, धिक्कार है, ये तो सचमुच एक अप्रत्याशित विजेता है। क्या टाइगर फॉर्म इतना शक्तिशाली है? क्या योंग चुन सचमुच हार गया? दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर झो भी कुछ आश्चर्यचकित नजर आ रहे थे। तो बात कुछ ऐसी है, अर्हत कौशल में महान सफलता, यही उसका आधार है। दोनों की साधना में अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लू चेंजहो 9वें रैंक के करीब है। सहन शक्ति के मामले में उसके आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण ने उसे युद्ध में गलतियों की गुंजाइश काफी बढ़ा दी है। लू चेंजहो ये चेन की 10 उंगलियां झेल सकता है, लेकिन ये चेन लू चेंजहो की एक बाघ मुट्ठी भी नहीं झेल सकता। उसकी रक्षा बहुत कमजोर है। इसमें कोई शक नहीं कि हार्ड ची गोंद धोखा नहीं है, ये वैध मार्शल आर्ट है। वह बस इतना ही कह सका कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति से हारना ये चेन की उचित हार थी। अगर लू चेंजहो 9वें रैंक में प्रवेश करता है तो वह पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। लू चेंजहो की लोकप्रियता रातों रात नंबर 1 पर पहुंच गई। उनके कॉपर बुद्धा अर्हत बॉडी ने अनगिनत मसल के शौकीनों को दीवाना बना दिया, जिससे हार्ड ची गोंद के प्रशंसकों में जबरदस्त उछाल आया। वाह, ये है असली मर्द। अगर उसने अपनी कमीज पहले ही उतार दी होती तो मैं उसका समर्थन पहले ही कर देता। कितना सुंदर है, मंदिर में रखी अर्हत की मूर्ति जैसा दिखता है। बस उसका सिर मुंडवा दो, सब ठीक हो जाएगा। भीड़ की जयकार के बीच लू चेंजहो शौचालय की ओर चल पड़ा। हा, चैंपियनशिप पक्की हो गई है। उस्ताद ने कुशलतापूर्वक दोबारा शैंपेन की बोतलें खोलनी शुरू कर दी। 2 वरिष्ठ बहनों ने लू चेंजहो को कंधे और पीठ की मालिश दी। जी फियान ने कहा, जल्दी करो, अपनी मांसपेशियों को आराम दो। शी रुयू ने पूछा, छोटे भाई, क्या तुम कुछ मरहम लगाना चाहते हो? मैं पर्पल जेड मरहम लाया हूँ। उसे लू चेंजहो के घायल होने की चिंता थी और उसने पहले से ही एक डिब्बा खरीद लिया था। लू चेंजहो ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा लगा लूंगी, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। उनकी शारीरिक बनावट को देखते हुए खेल के बीच में ब्रेक के दौरान मरहम लगाने से कुछ छोटी मोटी चोटें भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, जिससे वे अगले मैच के लिए तैयार हो जाएंगे। बाजी फिस्ट बहुत ही भयंकर था। उसे यकीन नहीं था कि वह उससे अपना बचाव कर पाएगा या नहीं। हालांकि मैच खत्म होने के बाद उसे अपनी बड़ी बहन को 4 महान योग्यताएं हस्तांतरित करनी होंगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। उनकी बड़ी बहन का सामान्य वर्गीय जीवन पहले से ही तंगहाल था। वह आराम से मुफ्त का लाभ नहीं उठा सकता था। मरहम लगाने के बाद उन्होंने अपनी सांस को नियमित करने और अपनी ताकत को बहाल करने के लिए एक प्रतियोगिता पूरक लिया। अगले मुकाबले में लिन ज़िरोव ने आश्चर्यजनक रूप से सफेद भौहों वाले उस्ताद को हरा दिया। विश्राम क्षेत्र में लू चेंजहो को घूरते हुए उसकी आंखें धधक रही थीं और उसकी युद्ध की मंशा बढ़ती जा रही थी। अफसोस की बात है, मुझे ये चेन के साथ मुकाबला करने की उम्मीद थी, लेकिन ये भी ठीक है। मैं अपने ओवरलॉर्ड डिसआर्मिंग फिस्ट से उसके वज्र शरीर को इंच इंच करके चकनाचूर कर दूंगा। बाजी फिस्ट की क्रूरता जगजाहिर थी। हाफ टाइम के बाद फाइनल मैच शुरू हुआ। दर्शकों के बैठने की जगह को स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ हार्ड ची गोंद के प्रशंसक लू चेंजहो और एलिफेंट फॉर्म के लिए जगह थी। लू चेंजहो, हाथी के आकार की मुट्ठी, आकाश के नीचे अजेय। मेरा शक्तिशाली बाघ रूप निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेगा। दूसरी तरफ लिन ज़िरोव और बाजी के प्रशंसकों के लिए जगह थी। शरीर कांपता है और आकाश पर प्रहार करता है, कांपते पैर ताए पर्वत को हिला देते हैं। बाजी मुट्ठी अजेय है। मुट्ठी जहां भी गिरती है उसका प्रभाव गूंज उठता है। बाजी फिस्ट की शान दिखाओ, उन हाथी के आकार वाले कुत्तों को देखने दो। बाजी फिस्ट के साथ स्वर्ग और पृथ्वी स्थापित हो जाते हैं। बाजी फिस्ट के नारे वाकई प्रभावशाली थे। उनके अलावा एलिफेंट फॉर्म के प्रशंसकों ने शाप दिया, कविताएं सुनाने से आप महान नहीं बन जाते, हम वापस जाकर अपनी खुद की कविताएं बना लेंगे। लड़ाई मीठी बातों से नहीं होती। बिल्कुल सही, सब दिखावा है, कोई सार नहीं। मंच पर लिन ज़िरोव ने आत्मविश्वास से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शरीर कांपता है और आकाश को नीचे गिरा देता है, कांपते पैर ताए पर्वत को हिला देते हैं।
बाजी मुट्ठी के लात घूंसे बहुत तीखे हैं। जब मैं दूसरों के साथ अभ्यास करता हूं तो अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मान में मैं बहुत ज्यादा संयम नहीं बरतता। भाई लू, भले ही आपके पास हाथ ची गोंद हो, लेकिन शायद ये शक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त न हो। आगे जो भी हो, सावधान रहें। लू चेंझो मुस्कुराए और जवाब दिया, भाई लिन, कृपया आगे बढ़ें। उसने खुद को सही स्थिति में स्थापित किया, उसकी बाघ जैसी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं। लिन ज़िरोग ने जोरदार सांस ली और छोड़ी, मानो बिजली कड़क रही हो, हवा की गर्जना कर रहा हो। बाजी फिस्ट मुख्य रूप से ची ऊर्जा को छोड़ने पर केंद्रित करता है। ची का उपयोग शक्ति को नियंत्रित करने, मुद्रा को स्थिर करने और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए करता है, जिससे एकता को बढ़ावा मिलता है। उसने बिना किसी दिखावटी कदम के आगे छलांग लगाए, एक सीधा मुक्का मारा जो माउंट टाई को भी गिरा सकता था। 1 इंच के दायरे में अंधकार में शक्ति स्पष्ट रूप से फूट पड़ी, जो किसी ड्रैगन के मंत्र की तरह गूंज रही थी। ची ऊर्जा को बाहर निकालने की आवश्यकता के कारण बाजी मुट्ठी की दहाड़ अत्यंत भयावह थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो हर हरकत के साथ हवा और गरज भी चल रही हो, जिससे एक विशाल आभा निकल रही हो। लू चेंझोउ ने सीधे टकराव नहीं किया, उन्होंने निगलने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बचाव का रास्ता चुना। पहले उन्हें अपने प्रतिद्वंदी की बाजी मुट्ठी की तकनीकों से परिचित होना था, उसके बाद ही वे जवाबी हमला कर सकते थे। यह एक कमजोर प्रतिद्वंदी की लड़ाई थी, उनमें अजेय रूप से हावी होने की ताकत नहीं थी, केवल चतुराई से प्रतिद्वंदी को मात देने की क्षमता थी। इसके अलावा उनका प्रतिद्वंदी बाजी फिस्ट था। लिन ज़िरोग ने तुरंत पलटवार किया और लू चेंझोउ के स्वेलो ट्विन पैक्स का सामना करते हुए उसने अपनी कोहनी को बाहर की ओर मोड़कर अवरोध पैदा किया और अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर सीधा निशाना साधते हुए एक भयंकर स्प्लिटिंग फिस्ट से हमला किया। ड्रिलिंग फिस्ट, पावर फिस्ट, क्रॉस फिस्ट, टॉप एल्बो, स्लैपिंग पाम, कुआ पाम। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लू चेंझोउ ने एक बार फिर खुद को दैवीय लिन ज़िरोग के आक्रमण के सामने कमजोर पाया। ये वही जानी पहचानी शुरुआत है। क्या लू चेंझोउ हालात बदल पाएगा? कमेंटेटर की आवाज गूंज उठी। दर्शक भी लू चेंझोउ के लिए अपनी सांसें थामे बैठे थे। ऐसा लगता था कि यह आदमी पीछे से खेलने में माहिर था। 60 चालों के बाद लू चेंझोउ कई बार लिन ज़िरोग द्वारा मंच से गिराए जाने से बाल बचा, लेकिन हर बार उसने खतरे को सुरक्षा में बदल दिया, जिससे लिन ज़िरोग थोड़ा चिढ़ गया और उसने कहा, टाइगर फॉर्म एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक है, भाई लू हमेशा स्वेलो फॉर्म से क्यों बचते हैं? इस समय तक लू चेंझोउ अपने प्रतिद्वंदी की चालों से काफी परिचित हो चुका था और उसने एक जवाबी रणनीति भी सोच ली थी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब और टालमटोल नहीं, चलो 100 चालों के भीतर ही विजेता का फैसला करते हैं। महान! लिन ज़िरोग बेहद उत्साहित हो गया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटा। एक जोरदार चीख के साथ उसने स्वर्ग और पृथ्वी सृजन की चाल चली और सीधे खड़े होकर लू चेंझोउ की छाती पर वार करने का लक्ष्य रखा। चेंझोउ फुर्ती से चकमा देते हुए एक तरफ हट गया। अपनी सांस रोककर उसने बाघ को अपने वश में करने का आह्वान, मंत्र का जाप किया और उसकी बाघ आत्मा की दिव्य प्रहार शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे उसकी मांसपेशियां एक बार फिर फूल गईं। बाघ देवता अवतरित हो रहे हैं। फटे हुए प्रशिक्षण वस्त्रों के नीचे शाओलिन के किसी धातु के आदमी की तरह गठीले शरीर वाले चेंझोउ ने लिन ज़िरोग के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा, फिर वह दाईं ओर घूमा और बाघ की पूंछ जैसी टांग से वार किया, जिसकी ताकत हवा में गूंजती हुई अजेय थी। बहुत अच्छा। लिन ज़िरोग न तो चकमा दिया और न ही छिपा, उसने वाइल्ड हॉर्स स्प्लिटिंग का प्रयोग किया। 1000 घोड़ों के आक्रमण की अदम्य गति को धारण करते हुए उसकी कोहनियों ने चेंझोउ की लातों को झटक दिया और फिर चेंझोउ के सामने अपनी भुजाओं को उग्रता से आगे बढ़ाया, जिसके बाद उसने ओवरलॉर्ड डिसआर्मिंग फिस्ट का प्रयोग किया। बैंग बैंग बैंग! उनकी मुट्ठियां हथौड़ों की तरह बेतहाशा टकराईं, जैसे हाथ और कोहनियां प्रेतों की तरह वार रोकती और प्रहार करती हुई, पूरी तरह खुलती और बेहद जोर से प्रहार करती हुई। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों ने भावुक होकर आह भरी। ये बहुत ही रोमांचक है। अभी अभी ये चेन के साथ हुई लड़ाई से भी ज्यादा तीव्र। 8वां रैंक वाकई मजबूत है। टाइगर फॉर्म की उग्रता 8वें रैंक के बराबर हो सकती है। इसी क्षण कैमरा मिस्टिक लिस्ट 91 के एलिफेंट फॉर्म फिस्ट विशेषज्ञ शिंतु योशान पर केंद्रित हो गया, जिनका चेहरा छेनी जैसा था। उन्होंने माइक्रोफोन में बोलते हुए समझाया, मुट्ठी में कोई श्रेष्ठता नहीं होती, शक्ति व्यक्ति के भीतर होती है। लू चेंझोउ जिस तकनीक का अभ्यास करते हैं वह बाघ रूप की सबसे कठिन बाघ आत्मा दिव्य मुट्ठी है, जो शरीर के एक्यूपॉइंट्स को उत्तेजित कर सकती है, अदृश्य दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकती है, जिससे कठोर ची गोंद का एक निश्चित प्रभाव प्राप्त होता है।
उनकी अर्हत कौशल के साथ मिलकर यह उनकी शारीरिक क्षमता को अलौकिक स्तर तक बढ़ा देता है, जिससे वे 8वें रैंक का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। भीड़ को अचानक समझ आ गया। तो बात कुछ ऐसी है। चटकने और फूटने की आवाजें लगातार आ रही थीं, जो निस्संदेह मनोरंजन का उच्चतम स्तर प्रदान कर रही थी। कच्ची शारीरिक शक्ति का सीधा और दिखावे से रहित कठिन मुकाबला। नीचे बूढ़ा जी अपनी सांस रोके हुए था। ये लड़का वाकई में 8वीं रैंक से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। यहां तक कि ओल्ड जी भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों शिष्यों ने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। मैच इतना रोमांचक था कि उन्हें डर था कि कहीं वे हर चाल चूक न जाएं। जी फियान ने कहा, अगर छोटे भाई ने कल के अभ्यास सत्र में अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो हम दोनों मिलकर भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाते। यह 8वीं रैंक नहीं है। अगर आप कहते कि वह चरम सीमा के स्तर पर है तो मैं मान लेता। शी रुयू ने शोक व्यक्त किया। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से संवर्धन करने की यही अजेयता है। टकराना। मुक्केबाजी की भीषण झड़प के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों ही हौंफ रहे थे। लू चेंझोउ ने अपनी मुट्ठियों को देखा, जो अब बैंगनी नीली हो गई थी। लिन ज़िरोग की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वह ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वास्तव में एक रोमांचक मुकाबला। वह तीरंदाज की तरह तेजी से आगे बढ़ा और इंच भर की ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा। चेंझोउ ने वार से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ से बाघ की हथेली से धक्का दिया और यिन यांग छाता स्पिन के हल्के से घुमाव के साथ उसने मुक्के का सीधा सामना किया। फिर अपनी हथेली को पंजे की तरह मोड़कर उसने लिन ज़िरोग के दाहिने मुक्के पर वार करने का मौका लपक लिया। साथ ही घुटने से घुटने और मुक्के से मुक्के की टक्कर हुई, लेकिन कोई भी हावी नहीं हो पाया। लू चेंझोउ ने हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया और करीब से उसे जकड़ लिया। टाइगर वेनेरेट रिलाइंग माउंटेन लिन ज़िरोग की छाती से टकराया और दोनों आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। पलक झपकते ही घातक वारों का आदान प्रदान हुआ। हर वार पिछले से ज्यादा खतरनाक था। लिन ज़िरोग ने जोर से चिल्लाते हुए ओवरटर्निंग रिवर एंड सी फोर्स का इस्तेमाल करके चेंझोउ की शक्ति को बेअसर कर दिया। फिर ओवरलॉर्ड लिफ्टिंग डिंग का इस्तेमाल करके चेंझोउ को ऊपर उठाया और उसे चबूतरे पर पटक दिया। लेकिन चेंझोउ ने अपने पैर लटकाए हुए लिन ज़िरोग की गर्दन पकड़ ली और हुआ क्षेत्र का इस्तेमाल करके बल जुटाकर लिन ज़िरोग को मूली की तरह खींच लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैच शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी दोनों ने अपनी सारी कुशलता का प्रदर्शन कर दिया था। सैकड़ों दावों का आदान प्रदान किया। हर दांव पिछले से ज्यादा बेरहम था। एक दूसरे पर वार हो रहे थे। मांस पर मांस लग रहा था। दोनों जमीन से उठे। लिन ज़िरोग आगे बढ़ा और उसका वज्र हथौड़ा लू चेंझोउ के कंधे और गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। चेंझोउ ने अपने चोटिल पैरों से फुर्ती से वार को चकमा दिया और बाघ रूप का हृदय चुराने वाला प्रहार सीधे हृदय पर किया। धड़ाम से वह लड़खड़ाते हुए लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा, जबकि लिन ज़िरोग पीछे की ओर उछलकर रेलिंग से जा टकराया। उसका चीर रक्त उबल रहा था और सिर चकरा रहा था। संतुष्टि देने वाला। लिन ज़िरोग ने मुंह से खून थूका और फिर से आगे की ओर दौड़ पड़ी। लू चेंझोउ आगे बढ़ा और दहाड़ा। ये तीसरी बार था जब बाघ की दहाड़ अखाड़े में गूंजी। लिन ज़िरोग तैयार था, फिर भी वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जल्दी ही संभलकर उसने चेंझोउ के घातक आक्रमण को रोक दिया। लेकिन अब तक लू चेंझोउ ने आक्रमण की लय को अच्छी तरह समझ लिया था और अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंकाना या न चौंकाना अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। आयरन क्रॉच स्किल ने उसे निरंतर ऊर्जा का प्रवाह प्रदान किया, जिससे उसकी सहनशक्ति 9वें रैंक से कम नहीं हुई। दूसरी ओर लिन ज़िरोग ने पहले आधे हिस्से में बहुत अधिक जोर लगा दिया था और अब वह थक रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लू चेंझोउ ने एक वार झेला और बदले में लिन ज़िरोग के सिर पर कोहनी से वार किया। जैसे ही वह पीछे की ओर गिरा, उसने टाइगर गॉड विंड लेग का प्रयोग किया, जिससे लिन ज़िरोग की पसलियों पर चोट लगी और वह भी एक तरफ उड़ गया। लू चेंझोउ ने फ्लाइंग स्वेलो कलाबाजी की और तेजी से नीचे उतरा। लिन ज़िरोग का पीछा करते हुए दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ा दी। गर्जन। यह उनकी पूरी ताकत से मारा गया आखिरी मुक्का था। टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक, टाइगर गॉड डेमन क्लियरिंग स्काई स्ट्राइक। लिन ज़िरोग को बचाव करने का समय ही नहीं मिला और उन्हें अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। लू चेंझोउ ने आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। मुट्ठियां और कोहनियां हवा में लहराईं। हजारों जलती निगाहों के नीचे उसने फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रशिक्षण वस्त्र लहराए और सीगल को ऊंचा उड़ने दिया। उत्तेजना के बाद उसने अपने स्वामी के विश्राम स्थल की ओर देखा। एक मजबूत व्यक्तित्व वाले जी शुवांटोव की आंखें अब थोड़ी नम हो गई थीं। अखाड़े में लू चेंझोउ की आवाज गूंज उठी। गुरुजी, मैं ही विजेता हूँ। पीएस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया।
आज के अध्याय में कहानी की निरंतरता बनाए रखने के लिए 4 अध्यायों को मिलाकर 13,000 शब्द लिखे गए हैं, जिससे आप प्रतियोगिता की पूरी कहानी एक ही बार में पढ़ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन साहित्य तक सीमित न रहते हुए कमेंट सेक्शन में रोमांचक युद्ध दृश्यों वाली मार्शल आर्ट रचनाओं के सुझाव देने के लिए भी स्वतंत्र महसूस करें। इसके अतिरिक्त ध्यान दें कि कीडियन पर प्रत्येक अध्याय की कीमत शब्द संख्या से जुड़ी होती है। मुझसे यह न पूछे कि प्रत्येक अध्याय सामान्य से अधिक महंगा क्यों है। अंत में, यदि आपको ऑडिट संबंधी कोई समस्या आ रही है जहां आप सब्सक्राइब किए गए अध्याय नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ समय बाद पेज को रिफ्रेश करने का प्रयास करें या पुस्तक को हटाकर दोबारा अपनी शेल्फ में जोड़ें।